मैं एसएनडीटी विमेंस यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग की डॉक्टर नगमा जावेद मलिक आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा विषय है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान, जैसे कि हम सभी जानते हैं, भाषा हमारे जीवन का आवश्यक अंग है। भाषा के बिना हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकती। भाषा यानी भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी। व्यक्त वाणी यानी जब हम अपने विचारों को, अपनी संवेदनाओं को, अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यानी हमारे मन में क्या चल रहा है, जब ये हम दूसरों तक पहुंचाते हैं तभी हम बोलने का काम करते हैं। बिना बोले तो हम रह ही नहीं सकते। हम अगर अपने मन में विचार रखेंगे, दूसरों तक वो विचार कैसे पहुंचेंगे? तो यहाँ पर मैं भाषा विज्ञान, भाषा के विषय में तो आप सभी जानते हैं कि भाषा हमारे लिए कितनी आवश्यक है। भाषा के माध्यम से ही समाज का सारा कामकाज चलता है। मैं यहाँ पर आपको भाषा विज्ञान के विषय में बताने जा रही हूँ। भाषा विज्ञान यानी भाषा का विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट यानी सामान्य ज्ञान से अलग हटकर इसमें हम वैज्ञानिक रीति से भाषा का अध्ययन करते हैं। भाषा जो है वो अपने आप में हमारे लिए एक बहुत ही भगवान की दी हुई कीमती चीज है, जिसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। और जिस तरह बोली तो देखिए जानवरों को भी मिली है, जानवर के पास भी भाषा है, लेकिन उन्होंने प्रगति क्यों नहीं की? क्योंकि उनके पास मस्तिष्क नहीं है और हमारे पास मस्तिष्क है। मस्तिष्क के द्वारा ही हमने जो कुछ उन्नति की है वो मस्तिष्क के द्वारा की है हमारे। और एक बहुत विचित्र बात यह है कि हम जो भाषा बोलते हैं, वो भाषा बोलने का काम जो है वो हमारी स्वर तंत्रियां करती हैं, स्वर तंत्र करता है। यानी हमारे शरीर में भाषेंद्रिया नाम की कोई अलग से इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय नहीं है। भाषेंद्रिया जिसे हम, या वागिंद्रिया जिसे हम कहते हैं, वागिंद्रिया भी हम उनसे ही कहते हैं। वागिंद्रिया हमारे शरीर में कोई नहीं है। वागिंद्रिया वही हैं जो श्वास इंद्रियां हैं, जिससे हम श्वास लेने का काम करते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई भी है और एक बहुत ही दिलचस्प बात भी है कि जो निश्वास यानी जो गंदी वायु, जो कार्बन डाइऑक्साइड भीतर से आता है, उसी से हमारी भाषा बनती है, यानी हम उसी से बोलते हैं। अब यहाँ पर भी हम थोड़ा सा भगवान के सामने नतमस्तक हो सकते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन हमारे बोलने के काम आती तो वही वायु दूषित हो जाती, और भगवान ने उसको एकदम बिल्कुल शुद्ध रूप में हमारे भीतर पहुंचाया है। यानी ऑक्सीजन में कहीं रुकावट नहीं पड़ती। जब हम सांस लेते हैं तो वो शुद्ध वायु हमारे भीतर पहुंचती है, और जब गंदी दूषित वायु हमारे भीतर से निकलती है तब वो उसी से हमारे बोलने की प्रक्रिया चलती है। भाषा में 3 हमारे चीजें काम में आती हैं, जिसे हम कह सकते हैं एक नासिका विवर है, और एक स्वर तंत्र है, और एक फेफड़े हैं। ये फेफड़े जो हैं वो जीवन भर हमारे सांस की प्रक्रिया को चालू रखते हैं। जब हमारे फेफड़ों का काम रुक जाता है तो हम मर जाते हैं, श्वास का काम गति रुक जाती है, तो फिर हम जीवित नहीं रह सकते। और हम अगर थोड़ी देर को भी हमें ऑक्सीजन ना मिले तो भी हमारा सांस घुटने लगता है। दूसरा स्वर तंत्र है। श्वास नाली के ऊपरी भाग में स्वर तंत्र स्थापित है, और ये फेफड़ों से निकली हुई वायु को बाहर निकालने का काम करता है। स्वर तंत्र के बीच होंठों के आकार की, यानी जो हमारे जैसे होंठ होते हैं उसी आकार की जो 2 मांसल झिल्लियां हैं, जिन्हें स्वर तंत्री कहते हैं। ये झिल्लियां आमने सामने आगे से पीछे की ओर फैली होती हैं। ये बहुत लचीली होती हैं, जैसे कि पर्दे होते हैं। स्वर तंत्रियों के बीच का जो छिद्र है उसे कंठद्वार कहते हैं। अब मैं आपको बताने जाती हूँ कि ये स्वर तंत्रियां जो हैं ये हमेशा एक जैसी अवस्था में नहीं रहती, बल्कि इनकी अवस्था भी बदलती रहती है। स्वर तंत्रियां हमारी 3 अवस्थाओं में होती हैं। एक सामान्य अवस्था, जबकि स्वर तंत्रियां दूर दूर पड़ी रहती हैं, शिथिल होती हैं, निस्पंद होती हैं। और हमारा कंठ द्वार जो है, काकल जिसे भी कहते हैं, वो खुला रहता है, और जो वायु फेफड़ों से बाहर आती है वो एकदम श्वास के रूप में आती है, निश्वास के रूप में आती है, और उसे ही हम आघोष कहते हैं, और उसे ही हम श्वास कहते हैं। दूसरी अवस्था वो है
जब वो बिल्कुल निकट आकर एक दूसरे से सट जाती हैं, यानी उनमें जरा भी दूरी नहीं रहती, और इस अवस्था में उनमें कंपन उत्पन्न होता है। वायु धक्का देकर बाहर निकलती है। घोष ध्वनियों का उच्चारण ऐसी ही अवस्था में होता है और इसे हम नाद भी कहते हैं। घोष ध्वनियां जो हैं वो ही कंपन उत्पन्न करती हैं, और नागरी के जितने वर्ण हैं उनमें तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो घोष ध्वनियों का ही उत्पादन करता है, और दूसरी अवस्था ही इसके उत्पादन में सहायक होती है। तीसरी अवस्था जब वो ना तो बिल्कुल पास होती हैं, एकदम सटी हुई भी नहीं होती हैं, और ना ही बिल्कुल दूर होती हैं, बिल्कुल शिथिल भी नहीं होती हैं, बल्कि थोड़ा सा उनमें वायु के आने जाने का मार्ग जो है वो संकीर्ण कर दिया जाता है, यानी बहुत तंग और छोटा कर दिया जाता है। वो बिल्कुल उस वक्त ना बिल्कुल खुली होती हैं और ना बिल्कुल सटी हुई होती हैं, और तब उनसे फुसफुसाहट वाली ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। जब हम कान में कुछ कहते हैं, किसी के कानाबाती करते हैं, तो यही फुसफुसाहट वाली ध्वनियां होती हैं। अब हमारी एक अलग है ग्रसनिका, जो कि हमारे बोलने में काफी काम देती है, और इसका पुराना नाम गलबिल है। गलबिल जो है वो कंठ छिद्र के ऊपर और मुख के नीचे है। मुख खोलकर देखने पर जो पीछे की हमारी दीवार है वो ही ग्रसनिका की दीवार है, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है बोलने में वो हमारा मुख है, जिसे हम पारिभाषिक शब्दावली में मुख विवर कहते हैं। ऊपर गोलाकार छत है, नीचे जीवा है जिसे हम जीभ भी कहते हैं, और छत के भी 3 भाग हैं। एक कोमल तालु है जो पीछे की ओर रहता है, और उसमें एक छोटा सा मांसपिंड भी लटका होता है जिसे हम अलीजीवा या काकल भी कहते हैं। कोमल तालु ऊपर नीचे आ जा सकता है। ये जो है इसके अंदर थोड़ा सा लचीलापन होता है, कभी ये ऊपर जाकर नासिका के मार्ग को बंद कर देता है और कभी नीचे आकर खोल देता है। जब तक कोमल तालु नीचे नहीं आएगा तब तक नाक से खींची गई वायु फेफड़ों में नहीं जा सकती। कोमल तालु के आगे कठोर तालु है। ये जो है कठोर तालु ये अस्थिमय होता है, यानी ये कड़क होता है, सख्त होता है। फिर हमारा आता है मध्य भाग। मध्य भाग यानी जो हम ऊपर का जो भाग होता है उसे हम वर्तुलाकार का होता है वो, और कठोर तालु के आगे जो है वो दंतकूट होते हैं। ऊपर के दांतों के पीछे का हिस्सा जो है उसे मूर्धा कहते हैं। फिर दंत पंक्तियां और उसके आगे ओष्ठ होते हैं। मुख के अंदर जीवा का उच्चारण सबसे महत्वपूर्ण है, यानी जीवा जो है हमारे उच्चारण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। अगर जीभ ना हो तो जीभ के अभाव में हम बोल ही नहीं सकते, एक शब्द का भी उच्चारण नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जीवा के कितने भाग होते हैं। जीवा के 4 भाग होते हैं। एक जीवा पक्ष जो जीवा का पिछला भाग होता है और जो कोमल तालु के बिल्कुल सामने पड़ता है। दूसरा जीवा पृष्ठ जो कठोर तालु के सामने पड़ता है, और तीसरा जीवा अग्र जो दंतकूट के सामने पड़ता है, और एक जीवाणी या जीवा की नोक यानी जीवा का अंतिम छोर। और अगला जो हमारा है वो नासिका विवर है। तो नासिका विवर जो है नाक और मुख की छत के बीच जो खाली जगह है उसे नासिका विवर कहते हैं। कोमल तालु और कव्वे को ऊपर नीचे करके नासिका विवर को पूरी तरह बंद भी किया जा सकता है और अंशतः भी बंद किया जा सकता है। अनुनासिक जब हम अनुनासिक वर्णों की का उच्चारण करते हैं तब नासिका विवर के द्वारा ही करते हैं। अब मैं आपको इसके आगे बताने जा रही हूँ कि ध्वनियों का वर्गीकरण। आप जानते हैं ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और ये इसमें ध्वनियों के उच्चारण में बहुत सारे अवयव काम करते हैं। कुछ चल हैं और कुछ अचल हैं। तो ये हमने वर्गीकरण जो किया है वो 3 आधारों पर किया है। एक स्थान के आधार पर किया है, दूसरा करण के आधार पर किया है, और तीसरा प्रयत्न के आधार पर किया है। स्थान के आधार पर निश्वास को जहां जहां अवरुद्ध या बाधित करते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने में हमारी जो निश्वास है वो जहां जहां रोकी जाती है थोड़ी देर के लिए, उसे हम स्थान कहते हैं। और उसका परिचय 2 तरह से हम दे सकते हैं, भीतर से बाहर की ओर
और बाहर से भीतर की ओर। अब देखिए, ऐसा है जब हम होंठों से शुरू करते हैं तो ये कहलाता है बाहर, ये कहलाता है भीतर से बाहर की ओर, और जो कंठ छिद्र के नीचे का भाग है वो अंदर की ओर वो बाहर की ओर कहलाता है। आप कहेंगे कि ये तो बड़ी विचित्र बात है, लेकिन हमारे यहाँ ये थोड़ा सा अलग है। ये भीतरी भाग जब हम मुख द्वार से शुरू करते हैं, यानी जब होंठों से हम अंदर की ओर जाते हैं तो ये आभ्यंतर स्थान कहलाते हैं, और जब कंठ से नीचे जाते हैं तो वो बाह्य स्थान कहलाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे स्थान कौन कौन से हैं, यानी उच्चारण की दृष्टि से कौन से स्थान महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले एक स्थान है काकल, दूसरा है कंठ, तीसरा है तालु, चौथा है मूर्धा, पांचवा है वत्स, छठा है दंत और सातवां है ओष्ठ। अब इन स्थानों के मुताबिक या इन स्थानों के अनुसार उच्चरित ध्वनियां भी होती हैं और उनका भी हमने नाम दिया है। जैसे काकल से जो ध्वनि निकलती है उसका काकल्य नाम है, और कंठ से जो ध्वनि निकलती है उसका कंठे नाम है, और तालु से जो ध्वनि निकलती है उसका तालवे नाम है, और मूर्धा से जो ध्वनि निकलती है या वहां पर वायु को रोका जाता है। असल में निश्वास से ही ध्वनि बनती है, लेकिन वहां थोड़ी देर के लिए वायु को रोकते हैं। तो इसमें मूर्धा पे मूर्धन्य ध्वनि है। मूर्धा स्थान पर जो ध्वनि थोड़ी देर के लिए बाधित होती है वो मूर्धन्य ध्वनि है, और वर्त्स पर जहां कर थोड़ी देर के लिए हमारी निश्वास बाधित होती है तो वर्त्स ध्वनि है, और दंत जहां पर स्पर्श करते ही है जीवा हमारी दंत को, और जब होंठों में यानी हमारे ओष्ठ जो हैं जब आपस में मिलते हैं या नीचे का होंठ ऊपर के होंठ को छूता है, टच करता है या स्पर्श करता है तो ओष्ठ्य ध्वनि निकलती है। अब आपको मैं सबसे पहले काकल्य ध्वनि के बारे में बताने जा रही हूँ। काकल्य ध्वनि किसे कहते हैं? काकल्य ध्वनि किसे कहते हैं? जो काकल से निकलती है वो तो हमने बता दिया, लेकिन इसमें किस स्थिति में रहता है हमारा मुख? इसमें मुख विवर पूरी तरह खुला रहता है और निश्वास बंद कंठ द्वार को वेग से खोलकर बाहर निकलती है, और इसमें हा शा ध्वनियों का उच्चारण होता है। हा, देखिए आप खुद बोलकर देखिए, हा। हमारा मुख विवर खुला रहता है, लेकिन जो वायु है, जो निश्वास है, वो बहुत वेग से खोलकर निश्वास बाहर निकलता है। दूसरी ध्वनि है हमारी कंठे ध्वनि। इसके उच्चारण में जीवा का पिछला भाग जो है वो हमारी जो जीवा का पिछला भाग कोमल तालु का स्पर्श करता है, कोमल तालु को छूता है, और इसमें कौन से ध्वनियां निकलती हैं वो याद रखिए, क ख ग घ, ये ध्वनियां जो हैं वो निकलती हैं। तीसरा हमारा स्थान है तालवे, जो तालु है जिससे तालवे ध्वनियां निकलती हैं। जीवा अग्र कोमल तालु का स्पर्श करती है, इसमें जीवा का जो अग्र भाग होता है वो कोमल तालु का स्पर्श करता है, और इससे जो ध्वनियां निकलती हैं वो हैं च छ ज झ। और अगला है हमारा मूर्धन्य ध्वनियां। जीवा की नोक इसमें प्रायः उलटकर मूर्धा का स्पर्श करती है। कठोर तालु का मध्य भाग, ये कठोर तालु का मध्य भाग है। मूर्धा जो है वो कठोर तालु का मध्य भाग है, और इससे जो ध्वनियां निकलती हैं वो हैं ट ठ ड ढ। अब हमारा अगला है वर्त्स। वर्त्स जीवा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। यहाँ पर जो हमारी जीवा की बिल्कुल आगे की नोक है वो क्या करती है, जो पीछे दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग को छूती है, और इसमें जैसे न ध्वनि है, ल ध्वनि है और सा ध्वनि है, ये निकलती है। इसके बाद आता है दंते। दंते जीवा की नोक ऊपर की दंत पंक्तियों को छूती है, और इसमें त थ द ध ध्वनियों का उच्चारण होता है। इसके बाद आता है ओष्ठ्य। होंठों से जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं वो ओष्ठ्य कहलाती हैं। उसके भी दो भाग हैं, एक दंत्योष्ठ्य और दूसरा दव्योष्ठ्य। अब जो ध्वनियां दंत्योष्ठ्य कहलाती हैं, जब दोनों होंठ जो दव्योष्ठ्य कहलाती हैं उसमें दोनों होंठ एक दूसरे का स्पर्श करते हैं और जैसे एक दूसरे को बिल्कुल छू लेते हैं, जैसे प फ ब भ म। ये ध्वनियां जो हैं ये दव्योष्ठ्य कहलाती हैं। और एक होता है दंत्योष्ठ्य। दंत्योष्ठ्य में क्या होता है,
जो नीचे का होंठ है वो ऊपर की दंत पंक्तियों को छूता है और इससे जो ध्वनि निकलती है उसे हम वाह कहते हैं। वाह, देखिए, आप खुद देखिए वाह बोलकर कि इसमें बिल्कुल एकदम हल्के से टच होता है, नीचे का होंठ ऊपर से हल्के से टच करता है। अब मेरे ख्याल में यहाँ पर स्थान के आधार पर जो हमने वर्गीकरण किया है ध्वनियों का, वो आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अब मैं प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण बता रही हूँ, क्योंकि हमने जैसे कि पहले कहा था कि एक स्थान है, दूसरा प्रयत्न और तीसरा करण। तो इस तरह प्रयत्न भी दो प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न ओष्ठ से लेकर कंठ तक जो प्रयत्न किए जाते हैं वो भीतरी कहलाते हैं, और कंठ के बाद नीचे जो प्रयत्न किए जाते हैं वो बाहरी कहलाते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 4 माने गए हैं। एक स्पृष्ट, स्पृष्ट का अर्थ ही है स्पर्श किया गया। जितने भी हमारे वर्ग अक्षर हैं, जैसे क, च, ट, थ, ता, पा वर्ग, इनके 25 अक्षर उच्चारण प्रयत्न स्पृष्ट माना गया है। इनका उच्चारण कैसा माना गया है? प्रयत्न स्पृष्ट, यानी इसमें जीवा ओष्ठ से लेकर कंठ तक अनेक स्थानों का स्पर्श करती है। और दूसरी है ईषत् स्पृष्ट। जो दूसरी ध्वनि है प्रयत्न में वो है ईषत् स्पृष्ट। इसमें थोड़ा सा स्पर्श किया जाता है, एकदम हल्का सा स्पर्श किया जाता है, और इसमें सिर्फ या और वाह ध्वनियां निकलती हैं। आप खुद बोलकर देखिए, या वाह, इसमें एकदम हल्का सा स्पर्श है। इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं और इसका नाम अंतस ध्वनि भी कहलाता है। दूसरा हमारा है विवृत। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। इसमें मुख विवृत रहता है, यानी खुला हुआ रहता है, और इसमें आ ध्वनियों का उच्चारण होता है। आप भी बोलकर देखिए, तभी आपको उसका सही स्थान मालूम होगा। आ। इसके बाद संवरित है। संवरित का अर्थ है बंद, लेकिन हमारा मुख अगर बिल्कुल बंद हो जाएगा तो ध्वनि कैसे उसमें से निकलेगी, उसमें से आवाज कैसे निकलेगी? और जब हम मुंह बंद कर लेंगे तो आवाज तो उत्पन्न ही होने का सवाल नहीं है। तो ये पूरी तरह बंद अवस्था नहीं होती। इसमें जो ध्वनियों का उच्चारण होता है वो है ए और ओ। ए यानी ऐनक और ओ यानी औरत। तो ये हमारे 4 प्रयत्न जो कि आभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बाह्य प्रयत्न, कि बाह्य प्रयत्न कैसे हैं और कितने हैं। ये 11 हैं, इनकी संख्या 11 है। और इसमें सबसे पहला है विवार। विवार का मतलब है खुला। स्वर तंत्रियां जब पूरी तरह खुली रहती हैं तब विवार, हम इसे विवार कहते हैं। और इसमें हा ध्वनि का उच्चारण होता है, हा। और दूसरा होता है संवार। संवार का मतलब है बंद, लेकिन पूरी तरह तो बंद हो ही नहीं सकता। इसमें ई ध्वनियों का उच्चारण होता है। ई और ई, यानी छोटी ई बड़ी ही, जिसे हम ह्रस्व और दीर्घ भी कहते हैं। अगला है श्वास। निश्वास को बिना रुकावट के निकलने को हम श्वास प्रयत्न कहते हैं। इसमें हमारी जो ध्वनियां आती हैं वो आ और आ, छोटा आ और बड़ा आ। अगला है नाद। नाद में स्वर तंत्रियां मिलती हैं और इनमें कंपन होता है। कंपन से ही नाद उत्पन्न होता है। और हमारी जो वर्णमाला है उसका तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण जो है वो घोष है। जैसे गा, घा और ना, जा, झा, ना। इसी तरह ये नाद भी है और घोष भी है। अगला है हमारा अघोष ध्वनियां। जो स्वर है, अघोष ध्वनियां जो हैं वो जिन्हें श्वास कहते हैं वही अघोष हैं। इसको हम श्वास भी कहते हैं, वही अघोष हैं। हर वर्ग का पहला वर्ण जो है वो अघोष है और दूसरा वर्ण भी अघोष है, यानी पहला और दूसरा वर्ण जो है अघोष है। जैसे क, ख, च, छ, टा, ठ, ता, थ, पा, फा, ये अघोष हैं। और इसमें अघोष में जो होती हैं, हमारी जो स्वर तंत्रियां होती हैं वो निस्पंद होती हैं, पृथक होती हैं। अब हमारा अगला है घोष। घोष में स्वर तंत्रियां सट जाती हैं, यानी एकदम आपस में निकट आ जाती हैं, और नाद का ही दूसरा नाम घोष है, और इसमें कंपन भी होता है। अब अगला जो हमारा आगे है वो है अल्प प्राण।
अल्प प्राण, अब यहाँ पर हम अल्प का मतलब होता है थोड़ा और प्राण का अर्थ होता है वायु। वायु यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमें थोड़ी वायु की जरूरत पड़ती है, कम हवा की जरूरत पड़ती है, उसे हम अल्प प्राण ध्वनियां कहते हैं। जैसे क और पा, यानी हर वर्ग की, हर वर्ण की जो हमारी वर्णमाला है उसका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण कहलाता है। दूसरा है महाप्राण, जिसमें अधिक वायु की जरूरत होती है। महा यानी अधिक वायु की जरूरत होती है, और हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो महाप्राण कहलाता है। जैसे ख, घ, छ, झ, ट, ढ, घ, थ, ध, फा, भा। यानी आप याद रखिए कि महाप्राण कौन से वर्ण हैं, दूसरा और चौथा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक उदात्त स्वर होता है जिसे हम कहते हैं उदात्त। उदात्त का मतलब होता है यानी इसमें हम ऊपर को उठा हुआ, ऊपर जाता हुआ स्वर, इसका संबंध स्वरों से है। स्वरित, इसे हम स्वरित भी कहते हैं, स्वरित, और इसका संबंध केवल स्वरों से है। जब उदात्त स्वर होता है तो ये ऊपर को उठा हुआ होता है, और जब अनुदात्त स्वर होता है तो ये नीचे को गिरा हुआ होता है, और जब स्वरित होता है तो ये ना ऊपर को होता है ना नीचे को होता है, बल्कि सम होता है, बराबर। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उदात्त स्वर में कौन सा उच्चारण होता है। तो उदात्त स्वर में जब हम आरोह करते हैं, जब हमारा आरोही स्वर होता है, तब हमारी जो अक्षर हम या जो वर्ण हम बोलते हैं उस वक्त आ, छोटा आ और बड़ा आ, ये आरोही स्वर हैं। दूसरे अवरोही, यानी इसमें हमारा स्वर नीचे की ओर आता है, ये छोटी ई और बड़ी ई। और एक होता है स्वरित, यानी सम, ना आरोही ना अवरोही। जैसे ए, छोटा ए, ये इसमें सम होता है। अब मैं आगे चलती हूँ। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक हमने अभी बात की थी कि करण का भी बोलने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और करण अगर ना हो तो उसके बिना तो हम बिल्कुल बोल ही नहीं सकते। करण बोलते हैं गतिशीलता, इसमें गतिशीलता होती है, और इसमें पहला जो है वो अधरोष्ठ है, यानी ऊपर का होंठ थोड़ा अचल रहता है, लेकिन नीचे का होंठ बोलते हुए अनेक रूप धारण करता है। कभी ऊपर के होंठ को छूता है, कभी दंत पंक्तियों को छूता है। इसी तरह जीवा जो है वो भी करण है, और करण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान जीवा का ही है, क्योंकि जीवा कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कई स्थानों को छूकर ध्वनियां उत्पन्न करती है। अगर करण ना हो तो हम बोल ही नहीं सकते। फिर उसके बाद करण में कोमल तालु भी आता है। कोमल तालु को हम कभी कभी स्थान भी कहते हैं, चूंकि जीवा की तुलना में वो स्थान है, चूंकि वो अपनी हिलता, इधर उधर नहीं हिलता है, लेकिन उसको फिर भी हम करण इसलिए मानते हैं कि वो कभी ऊपर चला जाकर नाक को बंद कर देता है, नासिका विवर को बंद कर देता है, और कभी नीचे आकर उसे खोल देता है, इसीलिए उसे भी हम करण कहते हैं। और इससे कौन सी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं? इससे अनुनासिक ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। अब मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ स्वरतंत्री। स्वरतंत्रियां जो होती हैं वो कभी खुलकर, कभी बंद होकर, कभी कंपन के द्वारा ध्वनियां उत्पन्न करती हैं, कभी फैल जाती हैं, कभी सट जाती हैं, कभी संकीर्ण होकर मार्ग बंद कर देती हैं, कभी फुसफुसाहट वाली ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ हमने हमारे उच्चार, मतलब हम जब बोलते हैं तो बोलने में हमारे कौन कौन से भीतर के अवयव काम करते हैं, मुख विवर से लेकर जो हमारा कंठ छिद्र है, जो हमारे फेफड़ों से निश्वास आता है, कैसे हम बोलने में उसका प्रयोग करते हैं, तो ये मैंने आपको बताने की छोटी सी कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद अगर आप इसको सुनेंगी तो समझ भी जाएंगे। अब मैं आगे चलती हूँ। ध्वनियों के भी भेद हैं, ध्वनियां हमारी उसके भी भेद हैं, और मोटे तौर पर इसके दो भेद हैं, एक स्वर और व्यंजन। आप सभी जानते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में निश्वास में कहीं भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता, और व्यंजन वो ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करते समय निश्वास कहीं न कहीं बाधित होता है, उसमें अवरोध उत्पन्न होता है।
अब मैं स्वरों का वर्गीकरण, आगे है स्वरों का वर्गीकरण। वो 3 आधारों पर होता है। एक जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, दूसरा जीवा का उत्थापित भाग, यानी जीवा का उत्थापित भाग के आधार पर भी हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, और एक हमारे ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। अब जीवा की ऊंचाई के आधार पर हम पहले आपको ये बताएंगे कि जीवा की ऊंचाई के आधार पर कैसे स्वरों का वर्गीकरण होता है। निश्वास वायु जब मुख से बाहर आती है तो उसमें अवरोध तो नहीं किया जाता, किंतु जिह्वा को ऊपर उठाकर निश्वास का मार्ग कुछ संकीर्ण कर दिया जाता है, यानी थोड़ा सा उसको छोटा कर दिया जाता है, थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, तंग कर दिया जाता है। अच्छा, ये दूरी जो होती है जिह्वा को उठाने वाली, ये कहीं थोड़ी ज्यादा होती है और कहीं कम होती है। मैं स्पष्ट करके आपको और स्पष्ट करके बताना चाहूंगी कि जिह्वा कहीं ज्यादा ऊपर उठती है तालु के नजदीक और कहीं कम ऊंची उठती है। तो इसमें इस दृष्टि से मुख विवर की 4 स्थितियां हैं। हमारे मुख विवर की 4 स्थितियां होती हैं। एक विवरित, विवरित का अर्थ है खुला हुआ। जब जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग के बीच अधिक से अधिक दूरी रहती है तो विवरित ध्वनियों का उत्पादन होता है, या तब विवरित ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। जैसे इसमें बहुत साफ है, स्पष्ट है कि यहाँ पर यानी जिह्वा और जो हमारा तालु है उसके बीच बहुत ज्यादा दूरी होती है, तो इसमें हम आ वर्ण का उच्चारण करते हैं, यानी स्वर का उच्चारण करते हैं। आ स्वर का उच्चारण विवरित अवस्था में होता है। दूसरा है अर्धविवरित। अर्धविवरित में जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग के बीच की दूरी थोड़ी कम हो जाती है, यानी विवरित की अपेक्षा अर्धविवरित में थोड़ी कम हो जाती है। और इसमें जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है वे हैं ए, ओ, यानी मैं आपको बताने जा रही हूं, पीछे भी हमने ये देखा था, ए और ओ, ऐसे ऐनक और ओ से औरत। अब हमारा है संविरित। संविरित का मतलब है बंध, लेकिन जब जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग के बीच कम से कम दूरी रहती है, यानी जिह्वा जो है वो तालु के बहुत नजदीक पहुंच जाती है, तब जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं वो है ई और ई, छोटी ई और बड़ी ई, ह्रस्व और दीर्घ। अब है हमारा अर्ध संविरित। जब संविरित की अपेक्षा मुख विवर के ऊपरी भाग के बीच दूरी थोड़ी अधिक रहती है तो अर्ध संविरित ध्वनियां उत्पन्न होती, जैसे ए, ओ। ए यानी एक जब हम बोलेंगे एक, ए, और ओ, और बोलेंगे तब अर्ध संविरित। देखिए इसमें मैं आपको एक बार और स्पष्ट कर दूं, संविरित और अर्ध संविरित में क्या फर्क है। संविरित जो है उसमें मुख विवर, जो हमारा मुख विवर होता है उसके ऊपरी भाग में दूरी बहुत छोटी रहती है, बहुत कम रहती है, यानी जिह्वा जो होती है ज्यादा तालु के नजदीक पहुंच जाती है। और अर्ध संविरित में संविरित की अपेक्षा थोड़ी जीभ नीचे रहती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जिह्वा के उत्थापित भाग के अनुसार। ये तो हमने अभी बात की है जिह्वा की ऊंचाई के अनुसार। अब जिह्वा के उत्थापित भाग के अनुसार जिह्वा कैसे मतलब हमारे बोलने में सहायक होती है। तो जिह्वा के अनेक भाग हैं, जिह्वा अग्र, जिह्वा मध्य और जिह्वा पश्च। अग्र स्वर, जिह्वा के अग्र भाग को उठाकर जिन स्वरों का उच्चारण होता है अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई, ए। फिर दूसरा है केंद्रीय या मध्य स्वर भी कहते हैं उसे। जिह्वा के मध्य भाग को उठाकर इन स्वरों का उच्चारण होता है। देखिए जिह्वा के मध्य भाग को, यहाँ जिह्वा का कौन सा भाग उठ रहा है, मध्य भाग, इनको उठाकर हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, जैसे आ, छोटा आ जिसे हम बोलते हैं आ। अब पश्च स्वर, जिह्वा का जो पीछे का भाग होता है उसको उठाकर इन स्वरों का उच्चारण होता है, जैसे आ, उ, ओ। तो ये किस आधार पर था, जिह्वा के उत्थापित भाग के अनुसार। अब हम ओष्ठों की स्थिति के अनुसार कि ओष्ठ की स्थिति कैसे परिवर्तित होती है किसी ध्वनि विशेष को निकालने में। अब ओष्ठ की भी स्थितियां अलग अलग होती हैं। ओष्ठ भी निश्वास का नियमन करते हैं, यानी उसमें कहीं ना कहीं वो अलग अलग आकृति, उनकी अलग अलग अवस्था होती है। जैसे एक है प्रसरित। प्रसरित में ओष्ठ जब स्वाभाविक रूप से स्थिर रहते हुए खुले होते हैं,
यानी हमारे होंठ खुले हुए होते हैं और बिल्कुल स्वाभाविक रूप से। तब हमारी जो प्रसरित ध्वनियां हैं वो उत्पन्न होती हैं, और इसमें अंग्रेजी में इसे कहते हैं फ्लैट, जैसे ई, ए, यानी छोटी ई, बड़ी ई, छोटे मतलब ए और बड़ा ए। यदि हम ह्रस्व और दीर्घ दोनों स्वर ई, ए और ए का उच्चारण करते हैं। अब एक अवस्था हमारी है वर्तुल, यानी होंठों की एक अवस्था कैसी है? वर्तुल। जब होंठों को थोड़ा सा आगे निकालकर गोलाकार कर लेते हैं तब वर्तुल स्थिति है, और इस स्थिति में जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है वो है ऊ, ओ, औ। इसमें थोड़ा मुंह का आकार कैसा हो जाता है? गोल जैसा, होंठ हमारे गोल जैसे हो जाते हैं वर्तुल, यानी एकदम तो गोल नहीं होते लेकिन थोड़े से हो जाते हैं। अब हमारा है अर्धवर्तुल। अर्धवर्तुल यानी आधा गोलाकार। जब हमारे होंठ आधा गोलाकार स्थिति में होते हैं तो हम जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं वो है आ। अब देखिए आप वर्तुल में और अर्धवर्तुल में, जब वर्तुल का उच्चारण करते हैं जैसे ऊ, तो एकदम गोलाकार जैसे वर्तुल जैसे बन जाते हैं, और जब अर्धवर्तुल का उच्चारण करते हैं आ, इसमें हमारे वर्तुल जैसी स्थिति नहीं आती, थोड़ा सा होंठ गोलाकार स्थिति में आता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हो चुका, अब हमने अलग अलग आकारों, अलग अलग उससे देखा, स्थान के हिसाब से भी देख लिया। अब व्यंजनों का वर्गीकरण भी स्थान के आधार पर होता है। ये हम पहले आपको बता चुके हैं स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होता है। जैसे हमने उधर करा था काकल्य ध्वनि, कंठ ध्वनि, तालव्य ध्वनि, वही व्यंजनों के वर्गीकरण का आधार है। आप इसमें मेरे ख्याल में जो मैंने सबसे पहले ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार बताया था कि काकल्य, कंठे, तालवे, मूर्धन्य, वत्से, ओष्टे, वो सब ध्वनियां जो हैं वो इन्हीं व्यंजनों के वर्गीकरण में आती हैं। तो मैं इसके आधार पर आपको नहीं बताऊंगी, ये वही हैं, आप इसी के आधार पर आप सीख सकते हैं। दूसरा, मैं सिर्फ आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण बताने जा रही हूँ। इसके भेद हैं, 8 भेद हैं इसके। सबसे पहले स्पर्श। स्पर्श उन ध्वनियों को कहते हैं जिसमें जीवा का मुख विवर के ऊपरी भाग से कहीं ना कहीं स्पर्श होता है, यानी यहाँ पर बहुत स्पष्ट तरह से अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि जीवा जो है वो कहीं ना कहीं मुख के ऊपरी भाग से स्पर्श करती है। और स्पर्श में हमारा कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग सब स्पर्श ध्वनियां कहलाती हैं। दूसरा है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी में जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उसमें स्पर्श तो होता ही है, लेकिन हल्का सा संघर्ष यानी घर्षण भी होता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि च, छ, ज, झ जो हैं वो स्पर्श संघर्षी हैं, लेकिन ये सही नहीं है। जो नई हमारी रिसर्च हुई है उन लोगों का कहना है कि ये केवल स्पर्शी ध्वनियां हैं। और जैसे कि हम बोलते हैं ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, च्युत, ये ध्वनियां जो हैं वो स्पर्श संघर्षी हैं। इसमें घर्षण भी होता है और स्पर्श भी होता है। अब मैं आपको संघर्षी बताने जा रही हूँ। इसमें जीवा के द्वारा निश्वास का मार्ग अत्यंत संकीर्ण यानी तंग कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है, और वायु रगड़ खाकर बाहर निकलती। इन्हें हम ऊष्म ध्वनियां भी कहते हैं। ऊष्म ध्वनियां भी कहते हैं, जैसे श, श, स। अभी मैं अगली जो ध्वनि है हमारी पार्श्विक, इसमें जीवा की नोक मूर्धा को छूती है। मूर्धा यही दंत पंक्तियों का जो पास का भाग होता है वो मूर्धा कहलाता है। और निश्वास जो है वो दोनों पार्श्वों से बाहर निकलती है, यानी हमारी जीवा के जो दोनों बगल के हिस्से हैं उनसे वायु बाहर निकलती है। और इसमें ला ध्वनि का उच्चारण होता है। सिर्फ एक ध्वनि है ला जो पार्श्विक ध्वनि कहलाती है। अभी मैं लोडित ध्वनि के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। इसके उच्चारण में जीवा की नोक वर्ड्स को एक या अनेक बार ठोकर मारती, यानी ऊपर के हिस्से को जीवा की नोक मारती है ठोकर। और इसमें ला, रा ध्वनि का उच्चारण होता है। रा ध्वनि का उच्चारण कौन सा होता है? लोडित ध्वनि द्वारा होता है, और ये वर्ड्स के द्वारा होता है।
अब मैं बताने जा रही हूँ आपको उत्क्षिप्त। इन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा तालु के किसी भाग को झटके से मारकर हट जाती है, यानी वहां थोड़ी देर भी नहीं रुकी रहती, जैसे झटके से मारकर हट जाती है। जैसे रा, देखिए एक होता है डा और एक होता है रा। जैसे हम पेड़ बोलते हैं तो पेड़ में रा आता है, तो वो ध्वनि जो है, या जैसे हम रीढ़ बोलते हैं रीढ़ रा, तो वो ध्वनि जो है वो उसका उच्चारण जो होता है वो इसी भाग से होता है, उत्क्षिप्त ध्वनि हम उसे कहते हैं। अब अंतस्थ या अर्धस्वर, आगे की ध्वनि है हमारी अंतस्थ या अर्धस्वर, यानी ये बीच की ध्वनियां, न व्यंजन की भांति स्पर्श इसमें पूरी तरह रहता है और न स्वर की भांति पार्थक्य, यानी इसमें या का उच्चारण करते हैं हम। या आप देखिए, या का उच्चारण जब आप करती हैं तो उसमें जीवा अग्र जो है वो तालु की ओर उठती तो है, जीवा का अग्र भाग जो है वो तालु की ओर उठता है, पर स्पर्श नहीं होता। इसी तरह वा ध्वनि भी है, इसमें वा बोलकर देखिए आप, वा ध्वनि के उच्चारण में दोनों होठ पास तो आ जाती हैं पर स्पर्श नहीं करती। इसी तरह अनुनासिक है, इन ध्वनियों के उच्चारण में निश्वास मुख विवर से भी निकलती है और साथ ही नासिका विवर से भी निकलती है। और वर्णमाला का अंतिम अक्षर जो है, वर्णमाला के अंतिम अक्षर इसी कोटि में आते हैं, जैसे ना, ना, ण, ना, मा। ये सब जो है जितने भी आखिर के स्वर हैं, हर वर्णमाला जो हमारी वर्णमाला के जो जितने वर्ग हैं उनका अंतिम जो वर्ण है वो सब अनुनासिक हैं। अब मैं आपको, ये हमारे हो गए कि हमने अभी आपको बताया कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है, ध्वनियों का वर्गीकरण कैसे होता है, और इसमें कौन कौन से जीवा के कौन से भाग मुख्य होते हैं। अभी मैं ध्वनि परिवर्तन के कारण बताने जा रही हूँ। देखिए, आपको मालूम है ध्वनि जो है वो लगातार परिवर्तित होती है, ध्वनि हमेशा बदलती रहती है, हमारे शब्द भी बदलते रहते हैं, हमारे वाक्यों में भी परिवर्तन आता है, और परिवर्तन जो है वो भाषा का नियम है। जो चीज बदलती नहीं वो मर जाती है। तो यहाँ पर भाषा भी परिवर्तनशील है, और ये परिवर्तन सभी स्तरों पर होता है, वाक्यों के स्तर पर भी होता है, रूप के स्तर पर भी होता है, अर्थ के स्तर पर भी होता है, ध्वनि के स्तर पर भी होता है। ध्वनि परिवर्तन जो होता है वो दो कारणों से होता है, एक होते हैं आंतरिक कारण और दूसरे होते हैं बाह्य कारण। आंतरिक वे हैं जो शब्द या ध्वनि विशेष में ही घटित होते हैं, यानी वो कहीं बाहर की परिस्थितियों का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, वो आंतरिक कारण कहलाते हैं। इसमें मैं पहला आंतरिक कारण में आपको बताने जा रही हूँ। जो पहला आंतरिक कारण है, ध्वनि का परिवेश या आसपास की ध्वनियों का प्रभाव। यानी होता क्या है, जब हम दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं, दूसरी ध्वनियां हमारे निकट आती हैं, यानी दो भाषाएं एक दूसरे के निकट आती हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं आपस में एक भाषा दूसरी भाषा से प्रभावित होती है, और एक भाषा दूसरी भाषा से कभी ध्वनि लेती है, कभी शब्द लेती है, कभी वाक्य लेती है। अभी जैसे मैं उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना चाहूंगी। घोड़ा शब्द है, जैसे आज जिसे हम घोड़ा बोलते हैं, ये संस्कृत से निकला है घोटक। वहां पर ये घोटक, घोड़े को घोटक कहते हैं। जैसे फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा चेंज आया, घोड़क हुआ, डा आ गया, टा के बजाय डा आ गया। फिर घोड़ आ पूरा था तब, और उसके बाद घोड़ा बन गया, यानी डा ध्वनि ड़ा हो गई। तो कभी कभी ये भी होता है, दो घोषों के बीच जब एक अघोष ध्वनि आती है तो वो बदल जाती है। इसी तरह कई और भी उदाहरण हैं, जैसे प्रस्तर है, प्रस्तर का पत्थर बन गया, शुष्क का सूखा बन गया, क्षेत्र का खेत बन गया। इसी तरह दुग्ध शब्द है, दूध, आज वो दूध कहलाता है। अब दूसरा मैं आपको बताने जा रही हूँ आंतरिक कारणों में। जो दूसरा कारण है वो है ध्वनियों की अपनी प्रकृति। अब हमारे जैसे इंसानों में कुछ लोग सबल होते हैं, कुछ लोग दुर्बल होते हैं या निर्बल होती हैं। इसी तरह ध्वनियां भी कुछ सबल ध्वनियां होती हैं और कुछ निर्बल ध्वनियां होती हैं। जब कोई सबल ध्वनि निर्बल ध्वनि के निकट आती है तो निर्बल ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है, यानी कभी कभी तो निर्बल ध्वनि पूरी तरह निकल जाती है। व्यंजनों के पांचों वर्ग में प्रथम चार ध्वनियां जो हैं वो सबल होती हैं और निर्बल का लोप हो जाता है। अब अगला हमारा कारण है, जैसे हमारा संस्कृत में अग्नि शब्द है, अग्नि में ना शब्द जो है वो थोड़ा सा निर्बल था,
तो उसका अग्नि का आग हो गया। इसी तरह कर्म, कर्म में जो रेफ था रा, तो उससे क्या हो गया, काम हो गया। तो घोष ध्वनियों का प्रभाव शाली होना भी एक कारण है। कभी कभी घोष ध्वनियां जो होती हैं वो बहुत प्रभावशाली होती हैं, तो उनके कारण भी ये बदल जाती हैं। जैसे काक, पहले काक था, आज उसका क्या बदल गया, काग हो गया, क्योंकि कहीं कहीं उच्चारण में सुविधा भी होती है। अब मैं आपको अगला बताऊंगी, शब्दों में महाप्राण ध्वनियों का प्रभावशाली होना। महाप्राण ध्वनियां जैसे कि अभी हमने पहले जिक्र किया, वो होती हैं जिसमें अधिक वायु की जरूरत पड़ती। अल्प प्राण वो ध्वनियां होती हैं जिसमें कम वायु की जरूरत पड़ती है। तो कभी कभी महाप्राण ध्वनियां अल्प प्राण ध्वनियों को दबा देती हैं। जैसे हस्त, जो संस्कृत में था हस्त, हस्त शब्द का आज बदलते बदलते हाथ हो गया। इसी तरह और भी उदाहरण हैं, जैसे कि हस्ती, हस्ती उस हाथी हो गया उसका हस्ती। इसी तरह और भी उदाहरण हैं, जैसे पत्र है, आज उसका पत्ता हो गया। अभी अपनी ध्वनियों की अपनी शक्ति भी होती है। अगला हमारा पॉइंट है कि ध्वनियों की अपनी शक्ति भी होती है। जैसे संयुक्त व्यंजनों में पहला निर्बल होता है और दूसरा सबल। जहां पर संयुक्त व्यंजन आते हैं तो पहले का अक्षर लोप हो जाता है। जैसे सप्त, सप्त बोलते हैं सात को, संस्कृत में सप्त था तो आज उसका सात हो गया, क्योंकि पा ध्वनि जो थी वो थोड़ी कमजोर थी, उसकी अपनी शक्ति कम थी, आधी थी पा, सप्त, तो वो सात हो गया। इसी तरह दुग्ध का गा आधा था तो उसका दूध हो गया। इसी तरह मुग्ध, मुग, माँ, गा और दा, इसका क्या हो गया, मूंग हो गया। आज हम मूंग जो बोलते हैं यानी मूंग की दाल वगैरह जैसे, तो वो आज कितने शब्दों में बदलाव आ गया है। इसी तरह बहुत सारे शब्द बदल गए हैं। अभी जैसे कि हम लोग धर्म बोलते हैं तो आज बहुत से लोग धर्म के बजाय धर्म बोलते हैं, कर्म के बजाय कर्म बोलते हैं। इस तरह भी शब्दों में परिवर्तन आता है। कभी कभी क्या होता है, शब्दों की असाधारण लंबाई भी होती है जो उन्हें बदलने का कारण बन जाती है, और बोलने में असुविधा भी होती है अगर बहुत लंबे लंबे वाक्य ये अक्षर होते हैं तो। जैसे उपाध्याय का झा हो गया और ओझा भी हो गया। ऐसी कभी कभी स्टेशनों पर आपने सुना होगा, चाय गरम चाय गरम चाय, फिर वो चाय गरम, उसमें पूरा अक्षर ही मुंह से नहीं निकालते। ऐसे जयराम जी की जय का जयराम हो गया। तो यानी अक्षर हम कभी कभी छोटे होते जाते हैं उनकी असाधारण लंबाई के कारण। जैसे टेलीविजन, टेलीविजन को हम टीवी बोलते हैं। कभी कुछ लोग क्या करते हैं, स्टेशन को टेशन ही बोल देते हैं। तो ये इस तरह भी शब्दों में परिवर्तन आता है। अभी मैं अगला आपको बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयत्न लाघव। प्रयत्न लाघव का मतलब है, प्रयत्न हम जैसे सभी जानते हैं प्रयास, और लाघव का मतलब है छोटा। इसे मुख सुख भी कहते हैं। ये बाह्य कारणों में आता है, यानी एक तो आंतरिक कारण होते हैं, मैंने अभी आपको जो बताए, वो शब्दों की अपनी प्रकृति के द्वारा, यानी कभी सबल ध्वनियां, कभी निर्बल, कभी कोई महाप्राण ध्वनि, कोई अल्प प्राण ध्वनि या दूसरी ध्वनियों का प्रभाव, तो वो अपने अंतर्गत ही, मतलब जो ध्वनियों के अंतर्गत ही वो घटित होती हैं। लेकिन ये प्रभाव जो है, प्रयत्न लाघव जो है या मुख सुख जो है, ये बाह्य कारण है। ये ध्वनि के परिवर्तन में महत्वपूर्ण उदाहरण है और ये बहुत बड़ी भूमिका भी निभाता है। जैसे कि अभी कुछ अंग्रेजी की भी उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे टॉक शब्द है TALK, लेकिन हम उसमें L हमने साइलेंट कर दिया है, उसकी आवाज नहीं निकलती, टॉक। इसी तरह नाइफ में K साइलेंट है, उसमें सिर्फ हम नाइफ बोलते हैं। इसी तरह स्कूल का कुछ लोग उसमें ई जोड़ लेते हैं, ई स्कूल बोलते हैं। कुछ लोग स्कूल बोलते हैं। इसी तरह स्टूल को कुछ लोग टूल ही बोलने लगते हैं। सा पत्नी को सौत कर दिया, स्टेशन का टेशन हो गया। बलाघात भी एक तरीका है जिसमें बाह्य प्रयत्न, जिसमें मतलब बाह्य कारणों से ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी क्या होती हैं, जो आसपास की ध्वनियां होती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। आभ्यंतर का भीतर हो गया, पहले हमारा शब्द था संस्कृत का आभ्यंतर या अभ्यंतर, तो उसका आज क्या हो गया, भीतर। इसी तरह आपने देखा होगा पंजाबी लोग बाजार को बाजार बोलते हैं, बारीक को बारीक बोलते हैं। अभी आज ये भी एक चल रहा है, डायरेक्टर को डायरेक्टर बोलते हैं, फाइनेंस को फिनेंस बोलते हैं, अनाज का नाज होता है। ये भी क्या है, बलाघात के कारण भी
ध्वनियों में परिवर्तन आता है, यानी कौन सी ध्वनि कमजोर है। जो ध्वनि कमजोर हो जाती है तो वो एक तरीके से दूसरी ध्वनि उसके ऊपर छा जाती है। अभी कभी ऐसा भी होता है कि बोलने में बहुत शीघ्रता, यानी जल्दी जल्दी हम बोलते हैं, तो उसके कारण भी ध्वनि बदल जाती है। जैसे पंडित जी का पंडित जी, इसी तरह कभी हम बोलते हैं जैसे जब ही का बदल गया जभी हो गया, इसी तरह तब ही तभी का तभी हो गया, किसने का किन्ने हो गया, जिसने का जिन्ने हो गया। कभी बोलते हैं मार डाला का मार डाला, मतलब अक्षर ही बदल जाता है, मार डाला। इसी तरह कुछ लोग बोलते हैं मास्टर साहब को माँ साहब करते हैं। या आपने देखा होगा कभी कुछ लोग गांव में सरदार जी का दार जी हो गया है, दार जी बोलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अज्ञानता के कारण और अशिक्षा के कारण भी बहुत सारे शब्द बदल जाते हैं या ध्वनियां बदल जाती हैं। जैसे अरबी का इंतिकाल का मतलब यह है मरना, हालांकि अरबी में उसका अर्थ मरना भी नहीं है। आज हमारी उर्दू में इंतिकाल का अर्थ है मरना, लेकिन असल में ये अरबी का शब्द है, फारसी में भी इसका प्रयोग होता है और इसका अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। तो अब उन्होंने जब ये सुना इंतिकाल, तो उसमें हिंदी में आ गया उसका अंतकाल, यानी अंत समय मरना। तो ये कभी कभी क्या होता है, अज्ञानता के कारण भी होता है। इसी तरह चार्ज शीट को कुछ लोग कहने लगे चार्ज शीट। इसी तरह प्लीट, जो हमारे जंपर वगैरह में या हमारी शर्टों में डाली जाती हैं सिलाई में प्लीट, तो उसे क्या बना दिया गया, प्लेट। तो ये कभी कभी अज्ञान के कारण भी होता है और अशिक्षा के कारण भी। इसी तरह कभी कभी काहे में ध्वनियों में परिवर्तन किस कारण भी आता है, सादृश्य, यानी कभी कभी एक चीज को देखकर दूसरी चीज उसी जैसी बन जाती है, यानी एक ध्वनि अपने आप को परिवर्तित कर लेती है। जैसे दो और 3 है, चलिए 3 में तो 3 ना आता है, पर 2 में ना नहीं आता, फिर भी हम जब बोलते हैं तो दोनों बोलते हैं। जैसे 3 से तो चलिए तीनों बन गया क्योंकि उसमें ना था, पर 2 से दोनों कैसे बना, ये सिर्फ सादृश्य के कारण बन गया। इसी तरह 35 के सादृश्य 33 बन गया, द्वादश के चलते एकादश हो गया। पहले एक दश होता था, लेकिन द्वादश के चलते एकादश हो गया। द्वादश में तो 12 का अर्थ देता है, लेकिन एक दश में तो नहीं था, तो एकादश हो गया। इसी तरह स्वर्ग के चलते, यानी स्वर्ग के सादृश्य पर नर्क बोलने लगे, नरक के बजाय कुछ लोग नर्ग बोलने लगे। इसी तरह पिंगला के आधार पर ईड़ा का भी इंगला हो गया। ये सब काहे क्या है, उदाहरण सादृश्य के उदाहरण है कि कैसे ध्वनि परिवर्तित होती है। कभी कभी क्या होता है, अनुकरण की अपूर्णता भी होती है, यानी हम पूरी तरह उस ध्वनि का अनुकरण नहीं कर पाते हैं, उससे भी ध्वनि परिवर्तित हो जाती है। अपूर्ण अनुकरण भी ध्वनि परिवर्तन का एक बहुत मुख्य कारण है। जैसे छोटा बच्चा रुपया को लुपया बोलता है या नुपया बोलता है। अभी कुछ लोग सिग्नल को सिंगल भी बोलते हैं। अभी जोर शब्द है, जोर जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन कुछ लोग जोर बोलते हैं। इसी तरह श्रावण से सावन बन गया, कुछ लोग सरावन भी कहते हैं। इसी तरह कृष्ण से किशन बन गया, ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं आर्डर बन गया, डॉक्टर का डॉक्टर बन गया, कुछ लोग उसको डॉक्टर भी कहने लगे। तो इस तरह भाषा में, जैसे कुछ लोग भाषा को भाषा बोलते हैं, तो इस तरह बहुत कुछ परिवर्तन आ जाता है। जैसे कलेक्टर को कुछ लोग कलेक्टर बोलते हैं, रोटी को लोटी, बच्चे तो खास तौर पे ऐसी भाषा बोलते हैं। अब अक्सर परिवर्तन होता है। जैसे खास तौर पे मैं आपको अगला जो बताने जा रही हूँ, विदेशी ध्वनियों का भी अपनी भाषा में अभाव है, उसके कारण भी हमारी ध्वनि में कहीं ना कहीं परिवर्तन आ जाता है। जैसे विदेशी ध्वनि है हमारी अंग्रेजी या अरबी फारसी। जैसे हम अगस्त बोलते हैं, तो अगस्त का हमने अगस्त बना लिया, अपने भाषा के हिसाब से उसे अगस्त कर लिया। ऐसे दिसंबर को हमने दिसंबर बना लिया, रिपोर्ट को हमने रपट बना लिया,
ऐसे गरीब शब्द है, उसमें गा के नीचे बिंदी आती है गरीब, लेकिन हमने उसे क्या कर लिया, गरीब। इसी तरह गजल शब्द है, गजल यानी उसमें दोनों जगह बिंदी आती है, गा के नीचे भी बिंदी आती है और जा के नीचे भी बिंदी आती है, गजल, और उसको हमने गजल बोल दिया। तो ये कभी कभी क्या होता है, विदेशी ध्वनियों का अपनी भाषा में अभाव होता है और लोग ये भी नहीं चाहते कि उच्चारण शुद्ध करें, यानी उसी भाषा का, जिस भाषा से जो शब्द लिया गया है उसी भाषा में हमें वही उच्चारण करना चाहिए, तभी भाषा की शुद्धता बाकी रहती है। कभी कभी क्या होता है, लिखने की पद्धति का भी प्रभाव पड़ता है, यानी लिखने में भी, जैसे अंग्रेजी में अशोक को हम अशोका लिखते हैं, राम को रामा लिखते हैं, कृष्ण को कृष्णा लिखते हैं, तो इससे भी कभी कभी बोलने में बहुत कुछ अंतर पड़ जाता है। जैसे आप जानते हैं कि आज जैसे मिश्र है तो उसका मिश्रा हो गया, इसी तरह बहुत सारी नामों में भी फर्क आता चला जा रहा है। अब एक हमारा अगला है सहजीकरण। सहजीकरण क्या होता है, यानी अपनी भाषा के हिसाब से हम उसे सहज बना लेते हैं, आसान बना लेते हैं, सरल बना लेते हैं। कभी कभी विदेशी ध्वनियों का उच्चारण जो होता है वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है और हम जानबूझकर भी शब्दों में परिवर्तन कर लेते हैं। अब जैसे कि एकेडमी शब्द है, एकेडमी का हमने अकादमी बना दिया। ट्रेजेडी शब्द है तो उसका हमने त्रासदी बना दिया। कॉमेडी शब्द है, कॉमेडी का हमने कामदी बना दिया। इसी तरह टेक्नोलॉजी है तो हमने उसका तकनीकी बना दिया। तो ये सब सहजीकरण का परिणाम है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी हमारी भाषा को बदलने में या हमारी स्वरों को या उसको बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे कि कभी कभी नए शब्द भी भाषा में आ जाते हैं सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव के कारण। जैसे जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, तो तब भी हमारी भाषा में बहुत से नए शब्द आए। जैसे उस वक्त हरिजन शब्द आया, असहयोग शब्द आया, उस वक्त हम लोग सविनय अवज्ञा शब्द आया। इसी तरह बहुत सारे शब्द हमारी भाषा में दाखिल हो गए। कभी कभी क्या होता है, अंधविश्वास के कारण भी हमारी भाषा यानी ध्वनि बदलती है। जैसे गोभी शब्द है, जिसे जो एक तरकारी है। कुछ लोग गोभी में गो आता है और गो यानी गाय, कुछ लोग गो को गाय का समझ लेते हैं, तो इसलिए उन्होंने कर दिया गोभी का कोबी कर दिया। इससे क्या होता है, नाम बदल जाता है। इसी तरह कुछ लोग सांप को अंधविश्वास के कारण रस्सी बोलते हैं, वो सांप का उच्चारण नहीं करते। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ध्वनि परिवर्तन, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ किन कारणों से होता है। तो ध्वनि परिवर्तन 2 कारणों से होता है। एक आभ्यंतर यानी जो हमारी भाषा के अंदर ही घटित होते हैं, दूसरा बाह्य कारण जो बाहर से प्रभाव डालते हैं, जिसमें प्रयत्न लाघव जो है सबसे ज्यादा जरूरी या कहना चाहिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं क्या हैं, यानी ध्वनि किन किन दिशाओं में परिवर्तित होती है। ध्वनि परिवर्तन की कई दिशाएं हैं। सबसे पहले यह है लोप। लोप का मतलब यह है छिप जाना। मुख सुख, बोलने में शीघ्रता, स्वराघात के कारण कुछ ध्वनियों का लोप हो जाता है। और स्वर लोप के 3 प्रकार हैं। आप जानते हैं कि हमारी ध्वनियां जो हैं, एक स्वर है और एक व्यंजन। तो स्वर लोप के 3 प्रकार हैं। एक आदि स्वर लोप, यानी शुरू का जो स्वर होता है वो निकल जाता है। जैसे कि हम पहले अनाज बोलते थे, बहुत से लोग आज अनाज के बजाय नाज बोलते हैं, अगर के बजाय गर बोलते हैं, अहाता के बजाय हाता बोलते हैं, अभ्यंतर के बजाय भीतर बोलते हैं, अफसाना के बजाय फसाना बोलते हैं। इस तरह ये लगातार परिवर्तन होता जाता है। अब मध्य स्वर लोप के बाद मैं आपको बता दूं, बोलने में बहुत से शब्द मध्य स्वर लोप में भी आते हैं। जैसे कपड़ा का कप्पड़, बलदेव का बलदेव, गाड़ी का गड्डी, हरदम का हरदम, असली का असली, मतलब आधा अक्षर होता जाता है। अब आता है हमारा अंत्य स्वर लोप। अंत्य का मतलब है जो आखिर में, स्वर के आखिर में बदलाव आता है। जैसे आम, आज हम आम बोलते हैं, यानी उसमें जो आ था वो निकल गया है। ऐसी दाम बोलते हैं आज हम। तिल का तिल बोलते हैं, मार का मार बोलते हैं। कभी कभी परीक्षा को परख बोलते हैं, शिला का सिल बोलते हैं।
ये अंत्य लोप के उदाहरण हैं, यानी शब्द ही बदल जाता है वहां। परीक्षा का परख, शिला का सिल। अब मैं आपको व्यंजन लोप के बारे में बताने जा रही हूं। जैसे स्थाली का थाली, पहले स्थाली बोला जाता था, आज वो थाली बोला जाता है। इसी तरह स्थानक का थाना, स्थानक से ही थाना शब्द बना है। स्कंद का कंधा हो गया, स्फूर्ति का फुर्ती हो गया, आज हम बोलते हैं फुर्ती से ये काम कर डालो। इसी तरह KNOW नो, यानी जानने का नो हो गया। राइट, WRIT, राइट का राइट हो गया, यानी W उसमें से निकल गया, यानी उसका लोप हो गया। ये आदि व्यंजन के उदाहरण हैं। अब मध्य व्यंजन के उदाहरण मैं आपके सामने बताना चाहूंगी। सूची, सूची का आज सुई हो गया है। अभी घर द्वार का घर बार हो गया है। प्रिया का पिया हो गया है। कर्म का काम हो गया है। इसी तरह कोकिल का कोयल हो गया है। वॉक, टॉक, इस तरह बहुत सारे शब्द लगातार जो हैं मध्य लोप के उदाहरण हैं, बदलते जा रहे हैं, मध्य लोप के उदाहरण हैं। कभी कभी लिखने में भी आपने आज देखा होगा COLOUR के बजाय COLOR हो गया है, यानी लिखने में भी अभी परिवर्तन शुरू हो गया है, और ये शायद अमेरिकन प्रभाव है। अभी मैं मध्य व्यंजन लोप के बारे में आपको बता चुकी हूं। अब अंत्य व्यंजन लोप के बारे में आपको बता रही हूं। जैसे कमांड है, कमांड शब्द अंग्रेजी का है, इससे हमारे यहाँ कमान हो गया है। हाई कमान भी बोलते हैं कभी कभी हम, जो हमारी इसी तरह बॉम्ब शब्द है, उसका बम हो गया है। फादर शब्द है तो अंग्रेजी में फादर के रा नहीं आता, बल्कि फादर आखिर में अ जैसा आ जाता है। अब एक और भी है स्वर व्यंजन लोप, यानी ऊपर मैंने आपको खाली स्वर लोप बताया और फिर व्यंजनों का लोप बताया, और इसमें दोनों मिलके स्वर व्यंजन लोप। जैसे नेक टाई, तो हमारी नेक टाई का टाई हो गया। त्रिशूल का शूल हो गया। तो ये जैसे कि काहे के उदाहरण है, ये स्वर व्यंजन के उदाहरण हैं। अब इसमें भी कई प्रकार हैं, जैसे कि मध्य स्वर व्यंजन भी होता है, मध्य स्वर व्यंजन दोनों का लोप। जैसे भंडारागार, उसका भंडार हो गया। बहुत सारे शब्द इस तरह से हैं, जैसे कि जगतनाथ, जगतनाथ शब्द था तो उसका जगन्नाथ हो गया। अब हमारा है अंत्य स्वर व्यंजन लोप। जैसे माता का था तो उसका माँ बन गया, जीव था तो उसका जी बन गया। और इसी तरह जैसे कि नील मणि है, नीलमणि, तो उसका नीलम हो गया। कुंची का था तो उसका कुंजी बन गया। उष्ट का ऊंट हो गया। आम्र का आम हो गया। तो ये अंत्य स्वर व्यंजन के उदाहरण थे। अब कभी कभी क्या होता है, समध्वनियां लोप, यानी दो एक जैसी ध्वनियां जो एक दूसरे के निकट आती हैं, करीब आती हैं, तो एक ध्वनि का लोप हो जाता है, क्योंकि उसमें बोलने में कहीं ना कहीं असुविधा होती है, इसलिए एक का लोप हो जाता है। उसके कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। जैसे नाक कटा, तो उसको हमने कर दिया नकटा। ऐसी खरीदार शब्द है, खरीददार, तो उसका खरीदार कर दिया। इसी तरह मानस सरोवर, मानस सरोवर को आज हम क्या बोलते हैं, मान सरोवर, मानस सरोवर को मान सरोवर। तो इस तरह सम ध्वनियां जो होती हैं, एक जैसी ध्वनियां जो होती हैं, उनमें से लोप हो जाता है। अब हम आगम, आगम का मतलब है कुछ नया आना, कोई नई ध्वनि जब आ जाती है तो उसे हम आगम कहते हैं। स्वर व्यंजन दोनों में ऐसा होता है। आदि स्वर आगम, यानी जब शुरू में कोई आ जाता है, जैसे स्कूल का ई स्कूल, स्नान का स्नान, स्टेशन का ई स्टेशन। इस तरह के जितने भी होते हैं वो सब आदि स्वर आगम के उदाहरण हैं। और मध्य स्वर आगम, इसे स्वर भक्ति भी कहते हैं। स्वर भक्ति यानी इसमें भक्त हो जाती है, यानी डिवाइड हो जाती है, बढ़ जाती है। संयुक्त व्यंजन के उच्चारण में कभी कभी क्या होता है, कठिनाई होती है, बोलने में असुविधा होती है जहां पर संयुक्त अक्षर होते हैं। तो पंजाबी में तो खास तौर पर ऐसी बहुत से चेंजेस आए हैं, बहुत सी बदलाव आए हैं। जैसे स्कूल का उन्होंने स्कूल कर दिया है, सटेशन कर दिया है, स्टेशन का सटेशन, शर्म का शरम, गर्म का गरम, भक्त का भगत, जन्म का जन्म, कर्म का करम, व्रत का व्रत, मूर्ति का मूर्त। तो ये सब जो हैं ये उस तरह के मध्य स्वरागम के उदाहरण हैं, जिसमें नया एक बीच में मतलब पूरा अक्षर डाल देते हैं, गर्म के बजाय गरम। ये बोलने में थोड़ी सुविधा होती है। इसी तरह अंत्य स्वरागम है।
अंत्य स्वर आगम में क्या करते हैं, मतलब जो आखिर का स्वर है उसमें कोई दवा, जैसे दवा से दवाई, संदेश से संदेशा या संदेशा भी बोलते हैं, रोना से रोलाई। अब एक इसका एक अलग भी है विपर्य। विपर्य का मतलब होता है किसी शब्द के स्वर या व्यंजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देते हैं, यानी जो स्वर या व्यंजन होता है वो अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं विपर्य। जैसे कुछ लोग अमरूद को अरमूद बोलते हैं, डेस्क को डेस्क बोलते हैं, कीचड़ को चीकड़ बोलते हैं, मतलब को मतबल बोलते हैं, कुछ को कछू बोलते हैं, डूबना को बूढ़ना बोलते हैं, पिशाच को पिचास बोलते हैं। तो ये जो हैं ये सब आगम वगैरह के उदाहरण हैं। इसी तरह व्यंजन आगम भी होता है, जैसे आदि में भी होता है व्यंजन आगम। जैसे ओष्ठ शब्द था, ओष्ठ संस्कृत का शब्द है, उसका क्या हो गया, होंठ हो गया। ओष्ठ शब्द बोलने में थोड़ी असुविधा होती थी, ओष्ठ थोड़ी हमारी जबान को, हमारे अंदर के जो अवयव हैं उनको कष्ट होता था, तो होंठ हो गया। इसी तरह अस्थि का हड्डी हो गया, उल्लास का हुलास हो गया, पसंद का परसंद हो गया। ये भोजपुरी में बोलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी मध्य व्यंजनागम। अब मध्य व्यंजनागम जो है इसमें भी थोड़े थोड़े कुछ उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊंगी, बाकी तो आपकी पुस्तक में भी मौजूद हैं। जैसे हमेशा का हरमेशा, हरमेशा। शाप का, जैसे श्राप है तो उसका शाप हो गया। वन 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 नर, वन नर किसे बोलते हैं, आज उसको बंदर बोलते हैं। वन नर यानी वन नर, नर किसे बोलते हैं, हम इंसान को बोलते हैं नर, और वन में रहने वाला नर, यानी क्योंकि बंदर जो होता है वो इंसान से बहुत मिलता जुलता होता है, इसलिए पहले उसका नाम था वन नर और आज हम उसे बंदर बोलते हैं। अब अगला उदाहरण है अंत्य व्यंजन आगम का, यानी आखिर में जो होता है। जैसे चील से चील्हा, परवा से परवाह, उमरा से उमराओ। इसी तरह समीकरण की भी उदाहरण है। समीकरण जहाँ दो ध्वनियां मिलकर सम हो जाती हैं, ये स्वरों में भी होता है और व्यंजनों में भी होता है। जैसे वार्ता, वार्ता संस्कृत का शब्द है, वार्ता से बात हो गया। दुर्वा, दुर्वा से दूब हो गया। दुग्ध का दूध हो गया। अग्नि का आग हो गया। पुत्र का पूत हो गया। जगतनाथ का जगन्नाथ हो गया। रात्रि का रात हो गया। तो ये सब समीकरण के, क्योंकि यहाँ पर बोलने में सुविधा होती है। अब विषमीकरण के उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी या देना चाहूंगी। विषमीकरण क्या होता है, समीकरण का उल्टा होता है। समीकरण में सम हो जाती हैं और विषमीकरण में विषम हो जाती हैं। तो इसमें दो तरह का, एक पुरोगामी विषमीकरण होता है और एक पक्षगामी विषमीकरण होता है। पुरोगामी विषमीकरण में काग, जैसे काक शब्द है, काक, दो का आते हैं तो काग हो गया। कंकण का कंगन हो गया। इसी तरह पक्षगामी में दरिद्र शब्द है तो दलिद्र कर दिया हमने, प्रकट को प्रगट कर दिया। अब मैं यहाँ पर उदाहरण थोड़े दे रही हूं, लेकिन आप अपनी पुस्तक में से देख के और उदाहरण भी तलाश कर सकते हैं। संधि, अब एक होता है संधि। संधि का मतलब क्या है कि जहां पर स्वर व्यंजनों की संधि होती है उससे भी नई ध्वनि पैदा होती है। जैसे कि दिग, दिख और गज। तो दिख का से आता है दिग्गज, लेकिन आज हम बोलते हैं तो दिग्गज बोलते हैं। इसी तरह वाक ईश, आज हम उसे बोलते हैं वागीश। इसी तरह बहुत से शब्द हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूं अनुनासिक। अनुनासिकता, आपको मालूम है कि अनुनासिकता बहुत आसानी से बोलचाल में आ जाती है। जैसे सर्प, सर्प को हम आज सांप बोलते हैं। सत्य को सांच बोलते हैं। अश्रु को आंसू बोलते हैं। उष्ट्र को ऊंट बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, भाव अतिरेक के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे प्रेम है, क्रोध है, शोक है, इनके कारण भी बहुत सारे शब्द बदल जाते हैं, ध्वनियां परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे बेटी को कभी कभी बेटिया भी बोलते हैं और बिटवा भी बोलते हैं बेटे को। इसी तरह बहन को बहनिया भी बोलते हैं, देवर को देवरा भी बोलते हैं, लघु का कभी कभी लहुरा भी कर देते हैं। तो ये थे हमारे ध्वनि
कैसे परिवर्तन होता है ध्वनियों में और कैसे उसमें लोप, कभी आगम होता है, कभी लोप होता है, कभी स्वर का आगम हो जाता है, कभी बीच में स्वर आ जाता है, कभी मध्य में, बीच में यानी मध्य में स्वर आ जाता है, कभी आगम में, कभी पक्ष में, यानी अलग अलग। इसी तरह व्यंजनों में भी होता है, कोई ध्वनि कभी बीच में आती है, कभी अंत में आती है। तो ये थोड़ा, और आज भी ये हो रहा है, आप देख सकती हैं इन सबको। अब हम आते हैं वाक्य विज्ञान की तरफ। वाक्य विज्ञान, आप सभी जानते हैं कि शब्द जो है वो भाषा की छोटी इकाई है। यानी हमें, अगर हम कोश में देखते हैं तो वहां हमें शब्द मिलते हैं, लेकिन शब्द जो हैं वो हमारे पूरे अर्थ को बता नहीं सकते। शब्द अपने आप में अधूरे होते हैं। हमारे पूरे अर्थ को व्यंजित करने के लिए हमें वाक्यों की जरूरत पड़ती है, और वाक्य विज्ञान में हम वाक्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, यानी वाक्यों का विशिष्ट अध्ययन। यानी जो, अब वाक्य किसे कहते हैं हम, जिससे पूरे अर्थ की प्रतीति होती है, यानी वो शब्द समूह जो पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराता है। अब आपको मालूम है कि पदों के पारस्परिक संबंध से वाक्य बनते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि शब्द और पद में क्या अंतर है, यानी इसमें भेदक क्या है। जब तक जैसे कोश में मिलते हैं हमें शब्द कहलाते हैं, लेकिन जब हम उनका वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो वो पद कहलाते हैं। अब पद मतलब इसमें क्या होता है, शब्द जो होते हैं वो विभक्ति रहित होते हैं, शब्द जो होते हैं विभक्ति रहित होते हैं, और पद जो होते हैं विभक्ति सहित होते हैं, यानी उसमें विभक्तियां शामिल होती हैं। आपको मालूम है कि संस्कृत भाषा में विभक्तियां भाषा के साथ में जुड़ी हुई थी, यानी शब्दों के साथ में जुड़ी हुई थी। वहां पर जैसे रामा या गच्छति, वहां पर शब्दों का स्थान भी परिवर्तित कर देते थे तो भी उसमें अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पर विभक्तियां जो हमारे कारक कहलाती हैं वही विभक्तियां हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से ये विभक्तियां हैं, 8 विभक्तियां हैं। तो यहाँ पर जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें बिना विभक्तियां जोड़े वाक्य नहीं बन सकता, नहीं तो वो अपना पूरा अर्थ नहीं दे सकता। विभक्तियां जो होती हैं वो अर्थ को विभाजित करती हैं, यानी अर्थ में सूक्ष्मता लाती हैं और पूर्णता लाती हैं, और अर्थ को अधिक स्पष्ट बनाती हैं। जैसे अगर मैं बोलूं राम पेड़ है, राम पेड़ है, अगर राम पेड़ बैठा है, तो अगर ये वाक्य जो है अपने आप में अधूरा है। राम पेड़ बैठा है, क्या मतलब है, कुछ नहीं। राम पेड़ के नीचे बैठा है या पेड़ के ऊपर बैठा है, तब जब हम विभक्ति लगाएंगे उसमें तभी हमारा वाक्य पूरा होगा। अगर विभक्ति नहीं लगाएंगे तो हमारा वाक्य अधूरा रह जाएगा। जैसे गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, अगर हम इसमें दूध देती है, अब देती है जो है वो क्या है, अगर अब देखिए देना शब्द हमें उसमें मिलेगा, देना शब्द हमें कोश में मिलेगा, लेकिन देना शब्द का हम उसको देती है ये हम अपने उसके अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं वाक्य के अनुसार। तो वाक्य में जब शब्दों का प्रयोग होता है तो उनका रूप बदल जाता है। तो वाक्य में शब्दों का प्रयोग नहीं होता बल्कि वाक्य में पदों का प्रयोग होता है। और वाक्य विज्ञान के अंतर्गत शब्द जो हम वाक्य बनाते हैं उनके 2 सिद्धांत हैं, एक अभिहितान्वयवाद और दूसरा अन्विता अभिधानवाद। अभिहितान्वयवाद वालों का कहना है कि पदों की सत्ता महत्वपूर्ण है, यानी वो पदों को महत्व देते हैं और वो ये कहते हैं कि पदों को जोड़ने से वाक्य बनता है। और दूसरा अन्विता अभिधानवाद जो है ये भी एक मतलब विचारक हैं और सिद्धांत है, और उन लोगों का ये कहना है, अन्विता अभिधानवाद का ये कहना है कि वो वाक्य की सत्ता स्वीकार करते हैं। उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ वाक्य महत्वपूर्ण है, यानी वाक्य की सत्ता ही सही सत्ता है और वाक्य तोड़ने पर पद बनते हैं। आधुनिक भाषा वैज्ञानिक भी इसी का समर्थन करते हैं। भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई जो है वाक्य ही है। और कभी कभी आपने देखा होगा वाक्य जो हैं वो कभी कभी बहुत लंबे भी होते हैं, कभी छोटी भी होती हैं, कभी एक शब्द का भी वाक्य हो जाता है। जैसे किसी ने कहा
कि तुम दिल्ली कब जाओगे, उसने कहा कल, तो ये अपने आप में पूरा अर्थ देता है। संवादों में कभी कभी एक शब्द भी पूरा अर्थ देता है। इसी तरह कभी कभी बहुत जब हम घबराहट में होते हैं या दुख में होते हैं या कभी, तो हम लोग एक ही शब्द से अपना काम चलाते हैं, जैसे भागो, आग। तो ये एक ही वाक्य जो होते हैं पूरे वाक्य का अर्थ एक शब्द पूरे वाक्य का अर्थ देता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि वाक्य में कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं, यानी वाक्य कब वाक्य बनता है या वाक्य की आवश्यकताएं क्या हैं, वाक्य में किन चीजों का होना आवश्यक है। एक है सार्थकता। देखिए, सार्थकता तो बहुत जरूरी चीज है। यानी अगर हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसका उद्देश्य क्या हुआ, क्योंकि अगर निरर्थक शब्द होंगे तो हम जो कहना चाहते हैं वो दूसरों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो शब्दों में सार्थकता होना बहुत जरूरी है, यानी वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो वो हमारे लिए कोई अर्थपूर्ण नहीं होंगे, उसका कोई अर्थ नहीं होगा, उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं होगा। इसी तरह योग्यता। अब योग्यता का क्या मतलब है, शब्दों की आपस में संगति बैठे, यानी शब्द हम ऐसे रखें, क्रम से रखें कि उनकी आपस में सही मेल हो। संगति बैठने का मतलब है सही मेल हो। जैसे अभी हमारे यहाँ हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में अंतर है। एक में जैसे कि राम स्कूल जाता है, अब हमारे यहाँ हिंदी में राम स्कूल जाता है। अब अंग्रेजी में बोलेंगे राम गोस टू स्कूल, तो वहां पर क्रिया फौरन आती है, संज्ञा के तुरंत बाद क्रिया आती है, और हिंदी में क्रिया अंत में आती है। तो हमें संगति भी देखनी है कि जैसे अगर हम एक वाक्य बना रहे हैं, अगर हमने संज्ञा का प्रयोग किया है, अगर संज्ञा के साथ हम कोई विशेषण का भी प्रयोग करना चाहते हैं तो हम उसे किस स्थान पर रखें। अगर हम क्रिया का प्रयोग करते हैं और हम क्रिया के साथ किसी और विशेषण का भी प्रयोग करना चाहते हैं, यानी क्रिया विशेषण का, तो उसे किस स्थान पर रखें। ये सब जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। वाक्यों का निर्माण तभी संगतिपूर्ण होगा। जैसे मैं अगर एक सेंटेंस बोलूं, फूल भागता है, सूरज तो खैर चलता है, जैसे फूल भागता है मैं बोलती हूं, तो फूल भाग सकता है? नहीं भाग सकता। तो क्या चीज भागता है? लड़का भागता है। या अभी मैं बोलूं फूल चमकता है, तो फूल तो चमकता तो नहीं है, फूल तो खिलखिलाता है, हंसता है फूल। तो बहुत से शब्दों की सार्थकता जो होती है वो सही क्रम में आती है। अभी जैसे कोई बोले कि राम पुस्तक से पानी भरता है, तो अब राम पुस्तक से पानी भरता है, ये वाक्य क्या सार्थक है? नहीं, पुस्तक से तो पानी कभी भरा ही नहीं जा सकता। पानी काहे से भरा जाता है? नल से भरा जाता है ना, बाल्टी से भरा जाता है। इस तरह से हम कैसे कह सकते हैं? तो हमें सार्थकता देखनी होती है या शब्दों का क्रम देखना होता है। तो ये बहुत जरूरी है वाक्यों में कि शब्दों की आपस में संगति बैठे। अब तीसरी है आकांक्षा, यानी इच्छा, अर्थ की अपूर्णता, यानी जो वाक्य है वो पूरा अर्थ देना चाहिए। अगर मैं बोलूं लड़की, तो जरूर सामने वाले के मन में ये विचार पैदा होगा कि लड़की के बारे में ये क्या बताना चाहती है, यानी वक्ता जो है वो लड़की के बारे में क्या बताना चाहती है। तो जब तक अर्थ संप्रेषित नहीं होगा पूरा, तब तक अर्थ अधूरा रहेगा। इसलिए आकांक्षा का होना जरूरी है, यानी इच्छा बनी रहे, अर्थ की अपूर्णता। तो जब अर्थ अपने आप में पूरी तरह संप्रेषित हो जाता है तो वो वाक्य कहलाता है। वाक्य में अर्थ पूरी तरह संप्रेषित हो जाता है, और पूरे अर्थ का संप्रेषण ही वाक्य की विशेषता है। अगर योग्यता नहीं होगी तो अर्थ कैसे संप्रेषित होगा? इसी तरह अर्थ की दृष्टि से देखिए, दो तरह से हम वाक्यों के में सार्थकता या योग्यता देखते हैं। एक तो अर्थ की दृष्टि से और दूसरा व्याकरण की दृष्टि से। अब अर्थ की दृष्टि से कैसे? जैसे कि मैंने अभी कहा, और दूसरा उदाहरण जैसे मैं दे सकती हूँ, पानी से पुस्तक पढ़ी जाती है। अब बताइए, पानी से पुस्तक पढ़ी जाती है? नहीं, ये जो है अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। वाक्य जो है अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है, उसकी संगति नहीं बैठती है। यानी अब दूसरा मैं वाक्य बोलूं, हालांकि व्याकरण की दृष्टि से ठीक है, व्याकरण में कुछ गलत नहीं है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से ठीक नहीं है। दूसरा मैं बोलूं शीला खेलता है। अब देखिए, शीला खेलता है, अब यहाँ पर क्या है? व्याकरण की दृष्टि से ये
ये जो वाक्य है ये ठीक नहीं है, यानी इसमें जो संगति है शब्दों की वो नहीं है। अब शीला के साथ क्या आएगा? शीला खेलती है, लड़का खेलता है, हम स्कूल जाते हैं। अगर कोई बोले हम स्कूल जाता है तो क्या वाक्य सही होगा? नहीं, ये व्याकरण की दृष्टि से गलत होगा। तो हमें जब किसी हम वाक्य रचना को देखते हैं तो हम दो दृष्टियों से उसका अध्ययन करते हैं। एक अर्थ की दृष्टि से, यानी वाक्य अपना अर्थ दे पाता है या नहीं, या वक्ता जो बताना चाहता है वो सही ढंग से संप्रेषित हुआ या नहीं। और दूसरा हम देखते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से वाक्य ठीक है या नहीं। अब एक तीसरा जो कि हमें वाक्यों की विशेषता या वाक्यों की आवश्यकता के अंतर्गत आता है कि वाक्य कब अपने आप में पूरा होता है, उसमें एक शब्द आता है आस्ति। आस्ति का अर्थ है समीपता, यानी जब वाक्य बोला जाता है तो सभी शब्द समीप होने चाहिए। जैसे यानी देश काल की दृष्टि से, देश हम बोलते हैं स्थान को और काल बोलते हैं समय को, कि समय और स्थान दोनों दृष्टि से समीप होने चाहिए। जैसे किसी ने कहा लड़का, आधे घंटे के बाद बोला घर, और फिर और 2 घंटे के बाद बोला जाएगा, तो क्या इसका कोई अर्थ हुआ? नहीं। तो ये आस्ति का मतलब है, यानी आपस में समीपता होनी चाहिए। वाक्यों में शब्द आपस में पास पास होने चाहिए। अगर एक शब्द बोलकर कोई वक्ता खामोश हो जाए तो हम अर्थ कैसे उसका निकालेंगे? अर्थ तभी निकालेंगे जब वो वाक्य अपने आप में पूरा होता है। तो एक के बाद दूसरा पद आना चाहिए, दूसरे के बाद तीसरा पद आना चाहिए। इस तरह अर्थ की दृष्टि से भी और व्याकरण की दृष्टि से भी वाक्य पूरा होता है। जैसे फूल खेलता है, अब फूल खिलता तो जरूर है लेकिन फूल खेलता नहीं है, तो व्याकरण की दृष्टि से तो ठीक है फूल खेलता है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से ये वाक्य गलत है। इस तरह हम दोनों दृष्टियों से हमें देखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं वाक्य में पद विन्यास की विशेषताएं, कि वाक्य में पद की जो विन्यास होता है, यानी हम पद जो बिठाते हैं तो उसकी क्या विशेषताएं हैं। एक है चयन, यानी वाक्यों में सही शब्दों का चयन। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे पर्याय शब्द होते हैं, यानी आप अगर कोश खोलकर देखें तो एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे। तो यहाँ पर हमें सही शब्द को लेना है कि कौन सा पर्याय सटीक है, कौन सा पर्याय सही अर्थ दे सकता है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे एक वो है कविता का, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अब अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला किसे कहते हैं? कमजोर नारी को। अबला का मतलब ही कमजोर नारी। अब यहाँ पर नारी के, एक नारी भी शब्द है, एक औरत भी शब्द है, एक महिला भी शब्द है। इस तरह फिर और भी शब्द हैं जो नारी के उसमें बोले जाते हैं। जैसे सबला भी नारी को ही बोलते हैं लेकिन वो सबल नारी को बोलती हैं। तो कवि ने कितने सुंदर ढंग से अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अब देखिए आंचल कहकर उसमें माँ ममता का जो भाव भरा है वो कितना खूबसूरत है, और आंखों में पानी, ये क्या है? ये कवि है। कवि जो है वो शब्दों का इतना खूबसूरत चयन करता है, इतना सटीक चयन करता है कि उससे शब्द अपने आप बोल उठता है, वाक्य अपने आप बोल उठता है। जैसे मैं एक उर्दू का वो बताना चाहूंगी। जैसे गम वो मैखाना, गम वो मैखाना कमी जिस्म नहीं, गम वो मैखाना कमी जिस्म नहीं, दिल वो पैमाना के भरता ही रहा, दिल वो पैमाना के भरता ही रहा। अब देखिए इसमें क्या है? खूबसूरती काहे की है? शब्दों की ही है। तो चयन बहुत महत्वपूर्ण है, और खास तौर पे कविता में तो जैसे एक और शेर भी मैं आपको सुना देती हूँ ताकि आपको सही समझ में आ जाए कि शब्दों का चयन कितना महत्वपूर्ण होता है एक अच्छे लेखन के लिए, अच्छे वक्ता के लिए। जैसे जिंदगी तेरी दहलीज पर हसरतों के कदम रह गए, जिंदगी तेरी दहलीज पर हसरतों के कदम रह गए, गम खाने के आदी न थे जाने कैसे ये गम सह गए। अब देखिए यहाँ दहलीज शब्द, यानी जिंदगी तेरी दहलीज पर हसरतों के कदम रह गए। हसरत किसे बोलते हैं? हसरत बोलते हैं वो इच्छाएं जो पूरी नहीं होती। और दहलीज किसे बोलते हैं? घर के जो बाहर की हिस्सा होता है, यानी बाहर की जो, यानी घर में दाखिल नहीं हुए। अब देखिए यहाँ
शायर ने कितने खूबसूरत ढंग से, कवि ने कितने खूबसूरत ढंग से शब्दों के चयन से एक खूबसूरत अभिव्यक्ति की है। इसी तरह फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्रम, पद क्रम का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वो आपको मैं बता चुकी भी हूं पहले। शब्द के बाद कौन सा वाक्य आना चाहिए, कौन सा शब्द आना चाहिए, कि एक वाक्य जैसे संज्ञा के बाद क्या आना चाहिए, और हमें कोई अगर हमें अर्थ में और बारीकी लानी है, सूक्ष्मता लानी है, अभिव्यक्ति को अपनी ज्यादा सूक्ष्म और सुंदर बनाना है, ज्यादा प्रभावशाली बनाना है, तो कैसे हम सुंदर शब्दों का या बहुत प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करें, तो हमें वहां पर चयन के साथ साथ क्रम भी देखना होता है। अब देखिए कविता में तो क्रम आपको मालूम है, क्रम हमेशा उल्टा हुआ होता है और उसी से ही कविता कविता कहलाती है। कविता और गद्य में यही अंतर है, गद्य और पद्य में यही अंतर है। कविता में क्रम जो होता है वो सही सीधा सीधा नहीं होता। जैसे उन्होंने कहा था, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो अवनी अंबर तल में। तो अब मैं आपको बताती हूँ अपरिवर्तन। अब अपरिवर्तन कौन सा है, जैसे कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका परिवर्तन नहीं होता, यानी वो पद रूप में वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, उनका बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता, वो वैसी के वैसे ही बने रहते हैं। जैसे तथा शब्द है, जैसे कि अगर शब्द है, मगर शब्द है, तथापि शब्द है, यद्यपि शब्द है, ये सारे शब्द जो हैं वो ज्यों के त्यों बने रहती हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता। या जैसे सुंदर शब्द है, तो सुंदर, लड़का सुंदर है, लड़की सुंदर है, लेकिन अगर हम सुंदरता शब्द उसमें जोड़ देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ शब्द जो हैं वो उसका रूप परिवर्तन उस तरह से नहीं होता, जैसे कभी कभी हो जाता है। मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम अगर बोलें कि लड़की किताब पढ़ती है और लड़का किताब पढ़ता है, तो वहां पर क्रिया में अंतर आ गया। लेकिन कभी कभी शब्दों में भी फर्क आ जाता है, जैसे लड़की तेज दौड़ती है, लड़का तेज दौड़ता है। शब्द और पद का संबंध अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, शब्द और पद में क्या संबंध है। अभी मैंने वैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि शब्द जो वाक्य में प्रयोग नहीं होते वो शब्द कहलाते हैं, विभक्ति जो रहित होते हैं वो शब्द कहलाते हैं, और जब वाक्यों में विभक्तियों के साथ उनका प्रयोग होता है, विभक्ति सहित जो होते हैं वो पद कहलाते हैं। शब्द जो है वो क्या है, अर्थ तत्व, यानी शब्दों में अर्थ छिपा रहता है, कभी अपने मूल संबंध तत्व के साथ और अर्थ को पूर्णता देने के लिए। कभी कभी वो क्या होता है, अपने मूल रूप में भी उसका प्रयोग होता है, और कभी वाक्य में दूसरे पदों के साथ मिलकर भी वो प्रयोग में आते हैं। तो अर्थ को पूर्णता देने के लिए भी उनका प्रयोग होता है। और शब्दों को हम कहते हैं विभक्ति रहित और पदों को कहते हैं विभक्ति सहित। कोश में जो प्रातिपदिक यानी विभक्तिहीन शब्द मिलते हैं हमें, विभक्ति का अर्थ है विभक्त करना। जैसे पढ़ना शब्द कोश में है, अब इसे वाक्य में प्रसंग के अनुसार बहुत सारे उसमें संबंध तत्व जोड़कर पद बनाएंगे। जैसे पढ़ना शब्द को हम राधा पुस्तक पढ़ती है, राधा ने पुस्तक पढ़ी, राधा पुस्तक पढ़ेगी, राधा ने पुस्तक पढ़ी होगी, राधा ने पुस्तक पढ़ी थी, शायद राधा ने पुस्तक पढ़ी हो, राधा कल पुस्तक पढ़ रही है। यानी हम विभक्तियों के द्वारा अर्थ में सूक्ष्मता आती है, शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो शब्द और पद ये दोनों मिलकर ही अटूट मतलब यह है वाक्य बनते हैं। ना खाली शब्दों से वाक्य बनता है, ना खाली पदों से वाक्य बनता है, शब्द और पद मिलकर यानी दोनों से मिलकर वाक्य बनता है। कभी शब्दों को ही वाक्य के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया था एक शब्द भी पूरे वाक्य का अर्थ दे सकता है। अब हम आगे चलते हैं, वाक्य के प्रकार। वाक्यों के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं वाक्य यानी जहां पर पूरा अर्थबोध होता है। वाक्य का मतलब ही है कि जहां पर अर्थ जो है अधूरा न रहे, पूरा अर्थ हो। तो क्रिया के अनुसार भी वाक्य होते हैं, जैसे इसमें एक क्रिया युक्त होती है और दूसरे क्रियाहीन। क्रिया यानी जो उसकी क्रिया होती है जिसे हम टेंस कहते हैं, जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस।
अब इसमें क्रिया तो है ही नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस में कोई क्रिया नहीं है, या आम के आम गुठलियों के दाम, कोई क्रिया नहीं है, या नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसमें कोई क्रिया नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, क्रिया के बिना भी, क्रिया विहीन जो होते हैं या क्रियाहीन जो होते हैं वो भी वाक्य होते हैं, और क्रिया के साथ लगाने पर भी वाक्य बनते हैं। कभी कभी जैसे कि भागो, पकड़ो, चोर, आग, ये सब जो हैं ये एक एक शब्द भी वाक्य की भूमिका निभाते हैं। और क्रिया के प्रयोग को लेकर वाक्य के 3 भेद हैं। अब उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, एक कर्तरीवाच्य है। कर्तरीवाच्य यानी इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता किसे कहते हैं? जो काम का करने वाला है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ये कर्तरीवाच्य है, यानी इसमें कौन महत्वपूर्ण है? राम। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्म यानी जो काम होता है हमारा, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो पुस्तक राम से पढ़ी जाती है, अब इसमें पुस्तक महत्वपूर्ण हो गई, तो ये कर्मवाच्य हो गया। तीसरा भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? इसमें हम भाव होता है, यानी ये हमेशा प्रथम पुरुष और एक वचन में रहती है। प्रथम पुरुष और एक वचन में भाववाच्य, यानी मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अगर लेकिन हम ऐसा भी बोल सकते हैं, उससे खेला नहीं जाता। आगे और मैं आपको बताना चाहूंगी, रचना के अनुसार भी वाक्य अलग अलग तरह के होते हैं, यानी रचना के आधार पर भी हम वाक्यों को अलग अलग उसमें डिवाइड कर सकते हैं या अलग अलग विभक्त कर सकते हैं। जैसे एक सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य हम किसे कहते हैं? जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, अर्थात एक संज्ञा होती है और एक क्रिया होती है। जैसे राधा पढ़ती है, इसमें एक उद्देश्य है, यानी राधा जो है उद्देश्य है और पढ़ती जो है वो विधेय है। एक मिश्र वाक्य होता है, जिसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है, एक मुख्य उपवाक्य होता है, और आश्रित उपवाक्य एक या अनेक होते हैं। आश्रित उपवाक्य कैसे होते हैं? या तो एक भी हो सकता है या अनेक भी हो सकते हैं। जैसे कि जो दूसरों की मदद करता है उसकी भगवान मदद करता है। ये जो है ये कैसा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है, यानी एक दूसरे पर आधारित हैं, जो दूसरों की मदद करता है। अब देखिए, आप इतना वाक्य सुनती हैं जब जो दूसरों की मदद करता है, तो आपके मन में आकांक्षा होती है कि आगे वक्ता क्या कहना चाहता है। तो जो दूसरों की मदद करता है उसकी भगवान भी मदद करता है। अच्छा, एक संयुक्त वाक्य होता है। अब संयुक्त वाक्य में क्या होता है? उसमें अनेक प्रधान उपवाक्य होते हैं और अनेक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जिस दिन, अब देखिए मैं संयुक्त वाक्य का उदाहरण आपको देना चाहूंगी। जिस दिन मनुष्य ने पहिया बनाया होगा, पहिया यानी ये जो हमारा चक्र है, पहिया बनाया होगा, उसने सोचा भी नहीं होगा कि यही मनुष्य जीवन की प्रगति का आधार है, यही मनुष्य को प्रगति के मार्ग पर ले जाएगा। ये संयुक्त वाक्य है, यानी एक ही चीज के बारे में कई बातें हम बता रही हैं। अब अर्थ के अनुसार भी वाक्य के 8 भेद हैं। यहाँ पर अर्थ के अनुसार, यानी अर्थ भी काफी महत्व रखता है कि हम अर्थ के माध्यम से भी वाक्य के अन्य अलग अलग प्रकार कर सकते हैं। जैसे एक है विधि वाक्य। विधि यानी जिसमें सीधा वाक्य, एकदम सरल वाक्य, जैसे सीता सोती है। अब इसका क्या बनाएंगे? अगर इसको निषेध कर देंगे, निषेध का मतलब होता है नहीं, जिसमें किसी चीज का इंकार होता है, तो सीता नहीं सोती है, ये निषेध हो गया। अब तीसरा है प्रश्न वाक्य। तो प्रश्न वाक्य में क्या सीता सोती है, यहां पर ये हो गया। अच्छा, एक है अनुज्ञा। अनुज्ञा में क्या होता है? आज्ञा। सीता सो जाओ, राम बाजार जाओ, ये अनुज्ञा, यानी वहां पर किसी बात को कहने के लिए ऑर्डर दिया जाता है या किसी आदेश दिया जाता है। अगला है हमारा कि इच्छार्थक। इच्छार्थक यानी इसमें कोई इच्छा होती है, जैसे सीता परीक्षा में पास हो जाए, ये इच्छा है। भगवान करे तुम अच्छे नंबरों से पास हो, ये सब जो है इच्छा है। भगवान करे खूब बारिश हो, ये इच्छा है। अभी संदेह अर्थक। संदेह अर्थक यानी इसमें संदेह अर्थ होता है, यानी हमें पूरी तरह विश्वास नहीं होता कि काम हुआ होगा या नहीं होगा। जैसे सीता पढ़ती होगी। अब सीता पढ़ती होगी, उसमें हमें बिल्कुल इस बात का नहीं मालूम है कि सीता पढ़ती होगी, इसमें क्या है? संदेह है। पढ़ा सीता ने, नहीं पढ़ा, उसके बारे में हमें नहीं मालूम है। अब एक है संकेत अर्थक। संकेत अर्थक किसे कहते हैं? जिसमें
जैसे कि सीता पढ़ती तो पास हो जाती। तो इस तरह संकेत अर्थक, यानी इसमें कोई ना कोई संकेत दिया जाता है। जैसे अगर सीता पढ़ती तो पास हो जाती। अब विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक किसे कहते हैं? जिसमें कुछ विस्मय होता है, यानी कुछ ताज्जुब होता है, कुछ आश्चर्य होता है। अरे तुम आ गई, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ, मतलब इसमें हमें एकदम ताज्जुब होता है। अरे अचानक बारिश हो गई। इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो विस्मय बोधक होते हैं। अब एक और भी हम वाक्यों की रचना देख सकते हैं, वो है शैली के अनुसार। शैली के अनुसार भी वाक्य कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक शिथिल, शिथिल किसे बोलते हैं? बहुत ढीले ढाले, यानी इसमें ना तो कोई अलंकरण होता है, ना कोई वाक्य रचना में कोई सौंदर्य होता है, ना कोई अभिव्यक्ति का सौंदर्य होता है। जैसे वक्ता क्या करता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी बात उन्मुक्त भाव से कहता चला जाता है। जैसे कि एक राजा था, उसकी 7 बेटियां थीं, वे अपने पिता के साथ रहती थीं, वे अपने पिता को बहुत प्यार करती थीं। एक दिन पिता ने अपनी सब लड़कियों से पूछा, तुम्हें खाना कौन देता है? तो 6 लड़कियों ने उत्तर दिया कि आप देते हैं। एक छोटी लड़की थी, उसने कहा कि भगवान देता है। राजा बहुत नाराज हो गया, उसने उसे जंगल में भेज दिया। तो ये जो है ये शिथिल शैली है, यानी इसमें एक के बाद एक वाक्य बिना किसी अलंकरण के आते चले जाते हैं। दूसरा है समीकृत। समीकृत, समीकृत, समीकृत का मतलब है संगति और संतुलन। आप देखिए जीवन में भी संगति और संतुलन बहुत आवश्यक है। अगर हमारे जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है, हमारे जीवन की संगति बिगड़ जाती है, तो हम कभी मतलब असंतुलित हो जाते हैं, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो। अगर हमारे शरीर की संगति बिगड़ जाती है, संतुलन बिगड़ जाता है, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। इसी तरह अगर मानसिक रूप से कहीं भी हमें कोई हमारे मन में भावना गलत उत्पन्न हो जाए, या कभी किसी वजह से हमारे मन में डर पैदा हो जाए, या कहीं कोई हमें आतंकित करे, या मतलब हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, तो हम मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। तो इसी तरह संगति और संतुलन जो है भाषा में भी जरूरी है। संगति और एक होता है समीकृत। जैसा, अब मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी भाषा के अंतर्गत, जैसा राजा वैसी प्रजा, ये संगति और संतुलन का उदाहरण है। जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसी तरह एज यू सो यू विल रीप, अंग्रेजी में भी इस तरह के वाक्य हैं। तो ये सब जो है ये समीकृत, यानी इसमें एक संतुलन है कि कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि प्रभाव कैसा पड़ता है। इसी तरह एक होता है वैषम्य मूलक। जैसे कि एक समीकृत वाक्य होता है, इसी तरह एक वैषम्य मूलक होता है, यानी जिसमें विषमता दिखाई देती है, या जिसमें नेगेटिव भाव होता है, या ना का भाव होता है। जैसे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं? वो वैषम्य मूलक होते हैं, यानी वहां विषमता होती है। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेंगी, ये सब वैषम्य मूलक हैं। तो इसी तरह एक और भी प्रकार होता है जिसे हम आवर्तक कहते हैं। चरम सीमा जो आती है अंत में आती है, यानी वक्ता पहले बोलता रहता है, और श्रोता और पाठक जो होते हैं वो क्या करते हैं? सुनने के लिए उत्सुक होते हैं, वो बहुत ही ध्यान से सुनते हैं कि, और वो इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि अंत में ये वक्ता क्या कहने वाला है। जैसे यदि हम चाहते हैं कि देश खुशहाल हो, कोई भूखा ना रहे, कोई नंगा ना रहे, सबको रोजगार प्राप्त हो, सबको शिक्षा प्राप्त हो, सबको रोजगार के समान अवसर प्राप्त हों, तो हमें देश के प्रति अपने हृदय में प्रेम जगाना होगा। हमें कुर्सी से प्रेम करने के बजाय जनता से प्रेम करना होगा, अपने देश से प्रेम करना होगा। तो ये जो है ये आवर्तक हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि वाक्य में परिवर्तन होता है, और ये कैसे होता है, क्यों होता है, उसके कारण क्या हैं। देखिए हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो वाक्य परिवर्तन के भी कारण होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, अन्य भाषाओं का प्रभाव पहला हमारा कारण है कि अन्य भाषाओं का प्रभाव। जब कोई भी भाषा एक दूसरी भाषा के संपर्क में आती है तो दूसरी भाषा से वो प्रभावित होती है। जैसे मुगल जब यहाँ आए तो वो अपने साथ भाषा भी लाए, और उनकी भाषा जो थी वो बहुत आदर सूचक थी, उसमें आदर के बहुत सारे शब्द थे।
तो उसका प्रभाव हमारे भाषा पर भी पड़ा। जैसे आज फारसी में बहुत सारे शब्द हैं जो आदर के हैं, जैसे आदाब और अदब से बोलते हैं वहां पर बहुत। तो फारसी में जैसे हिंदी में ये शब्द नहीं है। अब मेरी बहन आ रही है, मेरी छोटी बहन जैसे है तो मेरी बहन आ रही है, लेकिन जब हम माँ के साथ शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं मेरी माताजी आ रही हैं, यानी वहां हम आदर का भाव, मेरे पिताजी आ रहे हैं, मेरे गुरुजी आ रहे हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और ये ज्यादातर जो आया है ये फारसी के प्रभाव से आया है। इसी तरह एक की शब्द का प्रयोग है जो आज हमारी हिंदी में भी खूब चल रहा है। और ये शब्द जो है, जैसे वो लड़की जो कल आई थी मेरी सहेली है, ये काहे का प्रभाव है? अंग्रेजी का। वह लड़की जो कल आई थी मेरी सहेली है। द गर्ल हु केम यस्टरडे इज माई फ्रेंड। अब हमारी हिंदी के मुताबिक ये नहीं है। हिंदी में हम बोलेंगे जो लड़की कल आई थी मेरी सहेली है। इसमें वह लड़की जो कल आई थी ऐसा नहीं बोलेंगे हिंदी में, जो लड़की कल आई थी मेरी सहेली है। अच्छा, और का प्रयोग जो है वो भी ज्यादातर अंग्रेजी के प्रभाव से हमारी भाषा में बहुत आ गया है। जैसे मैं खाना खाऊंगी, पढ़ूंगी और स्कूल जाऊंगी। तो इस तरह जब दो भाषाएं एक दूसरे के पड़ोस में आती हैं, या एक जैसे कि पड़ोसी भी आपस में जब मेलजोल बढ़ाते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, उनकी जो आदतें होती हैं वो भी एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालती हैं। वाक्यों में परिवर्तन के कारणों पर बात कर रहे हैं हम। ध्वनि परिवर्तन से विभक्तियां और प्रत्ययों का घिर जाना। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि पहले संस्कृत में विभक्तियां जो थी वो साथ में शब्दों के साथ में ही होती थी, लेकिन अब संस्कृत के बाद हिंदी में विभक्तियां जो हैं वो अलग हो गई हैं, शब्दों से जुदा हो गई हैं। तो यहाँ पर वाक्यों में शब्दों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि स्थान बदलने से उनका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे कि राखी सोनी को किताब देती है। अब अगर हम कहें कि सोनी राखी को किताब देती है तो अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है, यानी हमने राखी के स्थान पर सोनी को रख दिया, सोनी के स्थान पर राखी को रख दिया, तो बिल्कुल अर्थ ही बदल जाता है। तो यहाँ पर हमें शब्दों के क्रम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर हम संस्कृत की तरह वाक्यों में कैसे ही किसी भी स्थान पर उठाकर नहीं रख सकते शब्दों को। दूसरा है हमारा कि स्पष्टता तथा बल के लिए अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग। अब देखिए, कभी कभी हम अपनी बात को ज्यादा बलपूर्वक कहने के लिए या ज्यादा उसमें स्पष्टता लाने के लिए हम कहते हैं कृपया बैठ जाइए या कृपया बैठ जाइए। ही इज रिटर्निंग बैक। अब नहीं, देखिए, ही इज रिटर्निंग बैक। रिटर्निंग का मतलब खुद वापस आना है, फिर बैक का क्या मतलब हुआ? लेकिन हम अपनी बात को ज्यादा पावरफुल ढंग से या ज्यादा बलपूर्वक कहना चाहते। ऐसी बैठिए या बैठ जाइए, तो कृपया लगाने की जरूरत क्या है? लेकिन ये सिर्फ हम इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारी बात ज्यादा पावरफुल बन सके, या ज्यादा शक्तिशाली, या उसमें ज्यादा प्रभाव आ। अगला है नवीनता। अभी देखिए, नवीनता क्या होता है? हर जो वक्ता होता है या जो लेखक होता है वो ये चाहता है कि मेरी बात में कुछ नयापन हो, मैं कुछ अपनी बात नए ढंग से कहूँ, कुछ इस ढंग से कहूँ जिससे लोगों पर प्रभाव पड़े। तो जैसे मुझे कलम मात्र चाहिए, ये क्या था? ये नवीनता है। और आज बोला जाता है मुझे मात्र कलम चाहिए। अभी देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसको स्पष्ट करना चाहूंगी। देखिए, मुझे मात्र कलम चाहिए और मुझे कलम मात्र चाहिए, इसमें दोनों में फर्क हो गया। तो पहले कैसे बोला जाता था? पहले बोला जाता था मुझे मात्र कलम चाहिए, और आज बोला जाता है मुझे कलम मात्र चाहिए। तो यहाँ पर नवीनता का आग्रह है। इसी तरह बल के लिए भी हम कभी कभी शब्दों के क्रम में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मैंने घड़ी नहीं देखी, एक साधारण वाक्य है। मैंने घड़ी नहीं देखी, बिल्कुल साधारण वाक्य। लेकिन अगर हम इसमें क्रम परिवर्तन कर दें, यानी शब्दों का क्रम परिवर्तित कर दें, पदों का क्रम परिवर्तित कर दें, नहीं देखी मैंने घड़ी, तो एक अलग उसका अंदाज हो जाएगा। चले जाओ तुम यहां से, यह बलपूर्वक, यानी तुम चले जाओ एक साधारण वाक्य होगा, और हम कहेंगे चले जाओ तुम यहां से,
तो वो बलपूर्वक हम अपनी बात कर रही हैं। ऐसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी कि बोलने में तो खास तौर पे हमारा जो बोलने का अंदाज है उससे वाक्य बहुत प्रभावित होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस बताती हूँ, मैंने पुस्तक तुम्हें दी। एक साधारण वाक्य है, मैंने पुस्तक तुम्हें दी। सीधे साधे सरल शब्दों में बोल रही हैं, मैंने पुस्तक तुम्हें दी। अब इसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा बल प्रयोग करूंगी तो उससे अर्थ अलग अलग हो जाएगा। मैंने पुस्तक तुमको दी, मैंने पुस्तक तुम्हें दी। अब देखिए, मैंने पर जोर है, यानी यहाँ पर मैं का निषेध है, मैं का नकार है। अभी दूसरी तरह मैं बोलूं, मैंने पुस्तक तुमको दी, यानी यहाँ पुस्तक का नकार है। और तीसरा, मैंने पुस्तक तुमको या तुम्हें का नकार है यहाँ पर। मैंने पुस्तक तुम्हें नहीं, तुम्हें नहीं, किसी और को दी होगी। इसी तरह दी, यहाँ पर अगर मैं ये कहूं मैंने पुस्तक तुमको दी, तो यहाँ पर यानी दी ही नहीं, मैंने पुस्तक ही तुम्हें नहीं दी। तो यहाँ पर बोलने के अलग अलग हमारे तरीके से भी वाक्य का अर्थ अलग हो जाता है। यानी यहाँ बल का प्रयोग हम कहाँ पर बोलने में बल का प्रयोग करते हैं। और एक बात और भी मैं बताना चाहती हूँ, बोलने वाले की मानसिक स्थिति के संबंध में भी अलग अलग शब्द आते हैं। यानी कभी कभी बोलने वाले की मानसिक स्थिति कैसी है, वो युद्ध की स्थिति में है, शांति की स्थिति में है, भय की स्थिति में है, खुशी की स्थिति में है, गम की स्थिति में है, तो उसके साथ ही साथ वाक्य रचना में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बहुत खुश हूं मैं आज। अब एक सीधा साधा वाक्य होगा, मैं आज बहुत खुश हूं, तो सीधा साधा है, मैं आज बहुत खुश हूं। लेकिन बहुत खुश हूं मैं आज, इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा एक नई बात आ गई। ये बोलने वाले की मानसिकता है, यानी वो इतना खुश है कि शब्दों का क्रम जो है वो बदल गया है। ऐसे ही कोई क्रोध में कहे चले जाओ फौरन यहां से, तो क्या होगा, इसमें क्रोध उसका झलक रहा है, उसका क्रोध मालूम हो रहा है। इस तरह ये वाक्यों में शब्दों के क्रम भी बहुत महत्व रखता है कि कौन सा शब्द हम कहाँ पर रखते हैं, उनसे भी अर्थ भी बदल जाता है या उसमें प्रभाव भी बदल जाता है। कभी कभी साधारण शब्द भी बहुत प्रभावशाली बन जाते हैं सिर्फ शब्दों का क्रम बदलने से या जो हमारे पद होते हैं उनका क्रम बदलने से। अब मैं आपके सामने बात करूंगी रूप विज्ञान। रूप विज्ञान जिसे हम पद विज्ञान भी कहते हैं। रूप विज्ञान या पद विज्ञान। अब हम बात कर रहे थे रूप क्या होता है, यानी रूप विज्ञान को ही पद विज्ञान भी कहते हैं। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई जो है वो शब्द है, और पद विज्ञान में पदों के रूपों का और उनके निर्माण का अध्ययन होता है। जैसे मैं शब्द है, मैं से अब क्या बन गया, मैं से मुझे, मुझको, मुझ में, मेरे को, मेरे लिए अनेक रूप बनते हैं। इन सब का अर्थ भिन्न हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। अर्थ की ये विशिष्टता विभक्ति के कारण आती है। विभक्ति से ही अर्थ में सूक्ष्मता भी आती है, नहीं तो अर्थ सूक्ष्म नहीं रहेगा। संबंध तत्व और अर्थ तत्व का संबंध। अब ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि संबंध तत्व और अर्थ तत्व का क्या संबंध है। देखिए, हम अर्थ तत्व किसे कहते हैं, जो अर्थ बताने वाला शब्द होता है, यानी जो हमारे मूल शब्द होता है उसे हम अर्थ तत्व कहते हैं, और जो अर्थ को स्पष्ट करने वाला शब्द होता है उसे हम संबंध तत्व कहते हैं। तो इस प्रकार संबंध तत्व और अर्थ तत्व में आपस में गहरा संबंध है। संबंध तत्व जो है वो अर्थ तत्व को बहुत बारीकी से स्पष्ट करता है, यानी प्रयोग योग्यता लाता है। प्रयोग योग्यता जो है पदों में काहे से आती है, संबंध तत्व से आती है। संबंध तत्व यानी विभक्तियां। अगर विभक्तियां ना हो तो उसमें सूक्ष्मता भी नहीं आएगी और स्पष्टता भी नहीं आएगी। पदों में स्पष्टता, सूक्ष्मता लाने के लिए हमें उसमें संबंध तत्व का प्रयोग करना जरूरी होता। अब आपको मालूम ही है जैसे कि पद रचना के लिए दो चीजें आवश्यक होती हैं, एक प्रकृति और एक प्रत्यय। प्रकृति जो होती है वो मूल को कहते हैं, यानी जो धातु होती है वो प्रकृति कहलाती है। प्रकृति और प्रत्यय के योग से शब्द निष्पन्न होते हैं।
शब्दों के आरंभ में कभी कभी हम उपसर्ग भी लगाते हैं, उपसर्ग, और अंत में विभक्ति जोड़कर अर्थ भेद भी किया जाता है। अर्थ तत्व में रचना तत्व के योग से पद की निष्पत्ति होती है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, उपसर्ग जो है वो धातु के शुरू में जोड़ा जाता है। जैसे एक हार शब्द है, हार में हम उपसर्ग लगाएंगे तो हार का निहार भी हो जाएगा, हार का प्रहार भी हो जाएगा, हार का संहार भी हो जाएगा, हार का विहार भी हो जाएगा, हार का, और बहुत सारे हार में शब्द जोड़ सकते हैं। इसी तरह चार एक धातु है, चार में हम प्रचार भी बोल सकते हैं, आचार भी बोल सकते हैं, संचार भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारे शब्दों की निष्पत्ति हो जाती है। तो मूल तत्व है जिसे हम धातु कहते हैं या जिसे हम प्रकृति कहते हैं, और उसमें शब्द का शुरू का भाग होता है, उसमें धातु का जो पहला भाग होता है यानी आगे का भाग जो होता है उसमें उपसर्ग लगाया जाता है और पीछे के भाग में प्रत्यय लगाया जाता है, और इससे शब्द अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे हार, हार तो एक हार का भी अर्थ हो जाता है, यानी जो गले में पहनने का हार तो होता है, हार वो भी होता है, और एक हार हमारी मतलब हार गए यानी असफल हो गए, वो भी हार होता है। लेकिन उससे ही जैसे हमने बहुत से शब्द बना लिए, संचार, प्रहार है, जैसे आहार है, जैसे विहार है, इस तरह के शब्द जो हैं वो भी हार से, या चार के साथ हमने शब्द बना लिए, प्रचार, संचार, विचार। तो पद विज्ञान जिसे पद मानता है वो अर्थ तत्व, संबंध तत्व और वाक्य, इन तीनों से मिलकर बनता है। यानी पद विज्ञान जिसे पद मानता है। अब यहाँ थोड़ी सी गौर करने की बात है कि वो काहे से बनता है पद विज्ञान। पद विज्ञान में हम पदों का अध्ययन करते हैं, पदों का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, पद क्या हैं, पदों की निष्पत्ति कैसे होती है, पदों का और संबंध तत्व का आपस में क्या संबंध है, और अर्थ तत्व जो है संबंध तत्व के साथ मिलकर वाक्यों को बनाता है। पद का अपना कोई स्वतंत्र महत्व नहीं है, पद उसका महत्व तीनों घटक जो होते हैं उनके साथ में ही है। पद तो तभी पद बनता है जब वाक्य में उसका समुचित प्रयोग किया जाए। अगर वाक्य में उसका समुचित प्रयोग नहीं होगा तो क्या होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अर्थ तत्व ही संबंध तत्व के योग से रूप अर्थात पद बनता है। देखिए, यहाँ मैं कभी कभी हमारा रूप के विषय में पूछा जाता है एग्जाम में, और कभी पद के विषय में पूछा जाता है। तो रूप और पद में कोई अंतर नहीं है, रूप और पद एक ही हैं। कुछ लोग उसे, जैसे कि भोलानाथ तिवारी ने उसे रूप कहा है और देवेंद्र नाथ शर्मा ने अपनी पुस्तक में उसके पद कहा है। तो रूप और पद में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम शब्दों को रूप दे देते हैं, यानी जैसे कि मैंने अभी बताया, मैं का मैंने, मुझे, मुझको, मेरे लिए, इस तरह से अनेक शब्द बन सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पद के संबंध में अर्थ तत्व और संबंध तत्व का अपरिहार्य संबंध होता है। यानी हम न पद को नकार सकते हैं और न अर्थ तत्व को नकार सकते हैं और न संबंध तत्व को नकार सकते हैं। तीनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है और तीनों से ही वाक्य बनता है। पद जो है, पद की रचना अर्थ तत्व के साथ होती है और संबंध तत्व के से भी उसका सहयोग होता है। जैसे अर्थ क्या है, मूल जो शब्द होता है, जैसे पुस्तक है, ये हमारा मूल शब्द है। अब पुस्तक के साथ हम क्या कहना चाहते हैं, पुस्तक अच्छी है, पुस्तक अच्छी नहीं है, तो वो उसका जो संबंध तत्व है वो होगा। यानी उसको हम उद्देश्य और विधेय भी बोल सकते हैं। तो आयोगात्मक भाषाओं में वाक्यों में शब्दों का विशेष स्थान होता है, यानी वहां पर शब्दों का स्थान निश्चित होता है, वहां पर शब्दों का क्रम निश्चित होता है। यानी कौन से शब्द के बाद कौन सा शब्द आएगा, कौन से पद के बाद कौन सा पद आएगा। अगर यहाँ पर जरा भी पदों का क्रम बिगड़ जाता है तो हमारा पूरा अर्थ जो है उसका अनर्थ हो जाता है। जैसे कि चूहे ने बिल्ली को पकड़ा और बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, अगर शब्द क्रम उल्टा हो गया तो हमारा पूरा अर्थ ही उल्टा हो जाता है। तो मैं आपको यही बताना चाहती थी कि
रूप विज्ञान या पद विज्ञान में पदों का बहुत महत्व है कि पदों को हम कैसे प्रयोग करते हैं और उसके साथ संबंध तत्व कितना आवश्यक है और वो कैसे हमारे अर्थ को ज्यादा प्रभावशाली बनाता है या अर्थ को स्पष्ट करता है। और यहीं पर मैं अभी अपनी बात समाप्त करती हूँ।